जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अच्छी तालीम हासिल करने की भी जो नेमत है उससे नवाजा। और तालीम की बात आज मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है जी बताएं, क्योंकि एक तो खैर हमें वो चीज़ ट्रिगर करती है कि पाकिस्तान में कितना बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। ज़ाहिर कोशिशें होती हैं, वो हम सबके सामने है कि वो कोशिशें क्या होती हैं और उन कोशिशों का रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या निकलता है। और आज हम कम से कम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। हाँ। उनका क्या होगा और उनके फ्यूचर के असरात का हम सब जानते हैं कि मामला है क्या। बिल्कुल। अच्छा, बुनियादी तौर पर बात मैंने करनी थी वो क्या थी कि एक किताब, हम रोज़ाना कुछ किताबों का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी, और इस किताब का नाम है 3 कप्स ऑफ टी। अच्छा, 3 कप्स ऑफ टी जो है वो बेसिकली एक साहब, कौन सा वाला है माई कप ऑफ टी? ये फॉर एवरीवन है। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर एक साहब हैं जिनका नाम है ग्रेग मॉर्टेंसन। ये आए थे पाकिस्तान, माउंटेनियर, एडवेंचरर, K2 सर करने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं पीक सर करूँगा, आऊँगा ये वो। अच्छा, अब जब ये पाकिस्तान पहुँचे हैं तो पाकिस्तान पहुंचकर इनके साथ हो जाता है एक हादसा, और ये रास्ता खो जाते हैं। ओके। K2 की जो पहाड़ियां हैं उस सिलसिले में ये उतरते चढ़ते हुए अपना रास्ता इन्होंने खो दिया। अब जब रास्ता इन्होंने खो दिया तो ये एक बहुत छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक साहब मिलते हैं जिनका नाम होता है हाजी अली। हाजी, ठीक है जी। और वो जो हाजी अली साहब होते हैं वो इनको ज़रा एक ऐसा शख्स है जो कि माउंटेनियस रीजन में है, पहाड़ चढ़ रहा था, उतर रहा था, उसमें बीमार हो गया, रास्ता खो गया, खाना भी नहीं है उसके पास, बहुत ही लागर सी उसकी हालत थी। ठीक है। तो वो हाजी अली साहब जो है वो इस शख्स को अपने पास सहारा देते हैं और घर लेकर आते हैं। गाँव वाले उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं और इस शख्स को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। फिर ये जो शख्स है ग्रेग, ये कहता है कि जी मुझे इन लोगों ने नई ज़िंदगी दी है। अब मैंने जब इस गांव का जरा हाल देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो बच्चों के लिए स्कूल बनाता है और वहाँ पढ़ाता है बच्चों को, और बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी है। और ये किताब जो है ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, एक बच्चों के लिए लिखा गया और एक बड़ों के लिए लिखा गया, ताकि वो एक एक्सपेंडेड वर्जन है, बच्चों के लिए बड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो मैंने वो दोनों पढ़े ना, बड़े मज़े के हैं ये। अब उसमें ये बात कहता है कि जी पाकिस्तान में, और ये अफ़गानिस्तान के रीजन की भी बात करता है कि वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह का माहौल है, बड़े वेलकमिंग लोग हैं और इस तरह के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर 3 चाय की प्यालियाँ जो हैं वो बड़ी अहम है। पहली जो चाय की प्याली होती है उसमें ये होता है कि आपसे लोगों की वाकफियत हो जाती है। ठीक है। दूसरी चाय की प्याली जब कोई आपको पिलाता है तो आपकी दोस्ती हो जाती है। तीसरी चाय की प्याली जब आप पीते हैं किसी शख्स के साथ तो फिर आप फैमिली हो जाते हैं उसकी। सही है। तो ये उसने इस जगह की मेहमान नवाजी के हवाले से बताया ये कि इतनी अच्छी जगह है ये, और ऐसी मेहमान नवाजी लोगों ने मेरी की कि मैं उनका गर्विदा हो गया, उनकी फैमिली हो गया, और फैमिली होने के नाते फिर मैंने वहाँ पर ये स्कूल बनाया। तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा किताब। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त किताब है और बिल्कुल तालीम और स्कूल के वाले से। और फिर अच्छा, फिर स्कूल का जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई वो स्कूल होना चाहिए वहाँ पे, फिर उसका क्या बना? वो स्कूल बना फिर। अच्छा, तो कंट्रोवर्सीज वगैरह भी आई थी, वो डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रा डिटेल पता लगेगी, लेकिन वो किताब उसकी जर्नी और इसके इस पूरे सफ़र के बारे में है। तो ये बहुत अहम किताब है, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत कुछ सीखेंगे आप। बिल्कुल सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और हम आगे बढ़ के चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। दूसरा ज़राई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। 30 से 40 अरब डॉलर्स तक सरमायाकारी की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफ्र है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत, 14 अगस्त को आने का मशवरा। कराची में सेहत और बच्चों के मुफ्त दूध के लिए कार्ड लेकर आ रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात फौरी नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन। नैब का साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान इलाकों में मुंतकिल करने का बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी गेमर्स ने टेकन 7 नेशंस कप जीत कर तारीख रकम कर दी। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशें, हादसात में 22 अफराद हलाक। और चीन की मदद से अफगानिस्तान में खाम तेल की पैदावार शुरू हो गई।
जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल, बड़ी कमाल चीज़ें हैं। ये क्या है? पाम है जी। पाम तो पाम जो मेरा होता है ये पाम है हाथ का, हथेली। ठीक है, हथेली। और टेक्नोलॉजी बड़े इस्तेमाल हैं इसके। क्या क्या इस्तेमाल है? एक तो है कान के नीचे ये मेरा तो फेवरेट आजकल हुआ है भाई, ये कान के नीचे। और थोड़ा सा हल्का हाथ थोड़ा सा पीछे, हाथ उधर रखे। मैं आपको नहीं कुछ नहीं कह रही है, थोड़ा सा आप अपना हाथ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गए। अच्छा। हाँ, कान के नीचे ये कान के नीचे एक इसका ये इस्तेमाल है जो अम्मियों ने तो बहुत ही भरपूर बेशुमार। और क्या क्या इस्तेमाल है इसके मैं बताता हूँ। लेन देन ये ठीक है, ये एक हाथ दो एक हाथ लो। और वो कहा जाता है क्या कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर होता है। हाथ आपका यूं ना हो, यूं हो, हमेशा देने वाला। अल्लाह ताला से ये दुआ और इस पे बड़ापन वो मगरूर होने की या तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आजिज़ी इनकिसारी रखिए। ये हाथ देने वाला लेने वाला भी कभी भी बन सकता है। तो और इस हाथ से लिखा भी जा सकता है। लिखा भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल। ये खाना ताकत भी है, बिल्कुल इस्तेमाल खाया भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल, खाना भी। लेकिन अब आपको बताते हैं टेक्नोलॉजी में इस हाथ का जो इस्तेमाल है वो ऐसा हुआ है कि हैरान कर दे। चीन तो वही पर चीन है ना, चीन से तो फिर मुकाबला ही नहीं है किसी चीन का। तो हायर देन द हिमालयस एंड डीपर देन द ओशन। हमारी दोस्ती है चीन के साथ, हम कुछ ना कुछ मांगेंगे तो दे देंगे। एनीवे ये टेक्नोलॉजी भी वो ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये कहना चाहिए मुझे तो। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसा ही है। अब नस्ल इंसानी ने जो अशिया की खरीदो फरोख्त है उसकी अदायगी के बेशुमार तरीके ईजाद किए। माजी में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर जी कैश करेंसी आ गई, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी कहते हैं उसको, वो आ गई। अब चाइना में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है और इसकी भरपूर बेशुमार वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हैं। आप जाएं, आप देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा। और बड़ा इसका चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये टेक्नोलॉजी चीन की टेक कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स। उन्होंने वी चैट के तावन से तैयार की है और इस नए तरीके में ना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है, ना नकद पैसे यानी कि कैश ज़रूरी है जेब में रखना। बस डिवाइस जो है उसके सामने अपनी हथेली फैला दें, और लेने के लिए नहीं, फैला कर ऊपर रख दें। आपको वीडियो नज़र आ रही है। इस तरीके को पाम पेमेंट का नाम दिया गया है। और पाम जो है वो रीडर डिवाइस में लगे जो सेंसर्स हैं वो हथेली को स्कैन कर लेते हैं और फिर इसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब ये बायोमेट्रिक का एक और जदीद तरीका है जो कि हम अंगूठा और उंगलियों तक रह गए और ये और आगे उसको ले गए हैं, यानी कि हथेली तक वो आ गए। लोगों की हथेलियों की तस्वीर भी डेटाबेस में स्टोर की जाएगी और इससे आपकी शनाख्त और आपके बैंक्स और वो सारी चीज़ें भी कनेक्टेड हो जाएंगी। इसमें सार्फिन को अपनी हथेली किसी मशीन पर नहीं रखनी पड़ती, बल्कि पाम रीडर के सामने लाते ही पेमेंट हो जाती है। टच भी नहीं करना, ये कॉन्टैक्टलेस है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक वो कार्ड स्वाइप करते थे ना, कार्ड स्वाइप करते थे, उसके बाद कॉन्टैक्टलेस कार्ड आए। अब पेमेंट भी हाथ से हो गई है और कॉन्टैक्टलेस हो गई है। इस टेक्नोलॉजी का आगाज मई में बीजिंग के सबवे स्टेशन पर किया गया था। ये मुतअद्दिद खबरों में हमें इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, फिलहाल ये सहूलत सिर्फ मेनलैंड चाइना में मुयसर है, लेकिन जल्द ही दूसरे इलाकों में भी पहुंच जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया में फैलेगी। चाइना से आ रही है तो हमारे पास तो सीपेक के रास्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। चाइना ये मैं बता दूं तुम्हें, नहीं ऐसे नहीं बताए, ये नहीं, हाथ से बताएं। हाथ से मैं बता, अब लगेगा क्या कर रही है ये, क्यों ऐसा भी नहीं है। नहीं तो वो जो हायर देन दी हिमालयाज और डीपर देन दी ओशंस वाला मामला है, वो आपने सबसे पहले, इसका हक हमारा है, ठीक है। आपके बाद हमारे पास आना चाहिए। ये बेशक हम इसको किसी भी चीज में इस्तेमाल करें, हमारे पास कहाँ वो सबवेज जो आपके पास है, लेकिन इंतजार करेंगे। टेक्नोलॉजी पहले ले आए, कार्ड से हम वो भी तो होता है, वो पेमेंट आप फोन टैप करके पेमेंट करें, वो भी तो एक सिस्टम है। वो बिल्कुल, वो फोन टैप करके वो इस फोन में, मेरे फोन में हो जाएगा सिस्टम। कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है, पता नहीं। मैं तो भाई कैश वाला आदमी हूँ। कैश वाले कैश, ये बात दोबारा ना करना, कैश पेमेंट करो, ये बात ना करना। एक तो आप है मेमन, ऊपर से कैश की बात आपने कर दी है, और फिर कैश वाला नहीं हूँ मैं। हाँ, ये भी। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो स्मार्टफोन के जरिए भी अदायगी को, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आसान समझते हैं। उसमें कुछ को शिकायत है कि पाम पेमेंट हथेली को स्कैन करने में ज्यादा वक्त लेती है। अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या, फास्ट हो जाएगी। 2-4 सेकंड लग गए, उसमें तुमने क्या कर लेना है दुनिया में जाके। ऐसा लोग बिहेव करते हैं, वो मैसेज करते हैं ना लोग। हाँ। ओके की जगह के लिख देते हैं। के लिख के इतने ओ लिखने में जो तुमने 1 सेकंड का आधा हिस्सा बचाया है, तुमने किया क्या उसमें, ये जरा मुझे बताओ ना। ये सवाल मेरा भी है। बिल्कुल, जरा प्रॉपर्ली मैसेज टाइप किया करें, थोड़ा सा अगले को भी लगे कि आपने थोड़ा सा तमीज का और टाइम का मुजाहरा किया। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को जाहिर है आते आते मज़ाहमत हमेशा सहनी पड़ती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इसके आदी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी पाम पेमेंट की धूम मची हुई है। इसके मुतालिक मुसलसल तबसरे चल रहे हैं, और एक सारिफ ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि लोग अब वॉलेट चुराने के बजाय हाथ ही काट के ले जाएंगे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये एक खातून ने तबसरा किया कि मैं अब अपने शौहर की हथेली इस्तेमाल किया
दिया करूंगी। हाय हाय हाय। तो ये भी है सिलसिला। नहीं तो वो तो बटवे में से खातून चुरा लेती थी जब पैसे अपने शौहर के, तो अब क्या करेगी वो कुछ प्यार से कहेगी थोड़ा हाथ तो पकड़ाना, या कुछ इस तरह से करके वो फौरन मशीन के आगे से गुजार देगी। वो पता चला ये हाथ के चक्कर में हाथ ही हो गया उसके साथ। ये हो गया। तो ये है भाई दुनिया कहाँ जा रही है। आप देखें टेक्नोलॉजी अब, और अभी इंसान के अंदर कोई चिप वगैरह का मामला नहीं है, ये डायरेक्टली आपका हाथ और उससे जो ऐसे आपने किया मशीन के सामने ताली मार दी किसी ने, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। बोलो भाई मैं ताली नहीं मार रहा, मैं तो पेमेंट कर रहा हूं। उनके लिए तो हमारे जैसे लोगों के लिए जहाँ पर ये नॉर्म नहीं है वहाँ तो नॉर्मलाइज हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, नॉर्म बन जाएगा और बस सब समझ आ जाती है। गलती से निकल गया पेमेंट का हिस्सा, कोई कार्ड के सामने से, कुछ मशीन के सामने से पैसे कट जाएंगे। और मेरे पैसे गिर गए। पैसे गिरे कहाँ? पैसे कट गए, हाथ आपका उसके साथ हो गया। ऐसा ही ऐसा भी हो सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। महंगाई की वजह से आम आदमी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहा, और इस आलम में अगर कोई मर्ज लाहक हो जाए तो महंगी अद्वियात का हुसूल मुश्किल में मज़ीद इजाफा कर देता है। अब पाकिस्तान का जो आम शहरी है इसी मसले से दो चार है। महंगी अद्वियात उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और वो मज़ीद महंगाई की तरफ जा रही हैं अद्वियात, हत्ता कि जान बचाने वाली जो दवाएं हैं उनकी भी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि कामयाब हो गई हैं और जिसकी वजह से उन्हें कई गुना महंगे दामों ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। और इसी माशरे में लेकिन ऐसे भी दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं जो कि कुछ यूनिक करते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी हुज़ैफ़ा उमैर साहब से और डॉक्टर नबील सईद से। ये दोनों लोग जो हैं इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसमें सस्ती तरीन अद्वियात की फराहमी जिसकी मदद से मुमकिन हो सकती है आवाम के लिए। और ये प्रोजेक्ट है क्या, कैसे ये काम करता है और कैसे आम आवाम इनसे फ़ायदा हासिल कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा उमैर और डॉक्टर नबील सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ज़रा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि ये प्रोजेक्ट है क्या। ये कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है जिससे सस्ती दवाएं मिल जाएंगी, या क्या है ये मामला? बेसिकली ये एक हमारी फार्मेसी चेन हमने एक लॉन्च की है कराची में, और इस वक्त हमारी 3 ब्रांचेज हैं। और कॉन्सेप्ट हमारी इस चेन का ये है कि जो मेडिसिन है इसका एक जेनेरिक नेम होता है, जैसे ओमिप्राजोल, पैरासीटामोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसको ब्रांडेड वे में तो जाना जाता है कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम है। मैं नाम लेना ब्रांड का नाम मुनासिब नहीं समझूंगा। तो वो ब्रांडेडली तो अवेलेबल होता है, पेशेंट को पता होता है कि ये ब्रांड है इसका। अलबत्ता उसका जो जेनेरिक नेम है वो पेशेंट को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो ब्रांड के पीछे जाने, ब्रांड को परचेज़ करने के लिए उसकी एक बहुत हाई कॉस्ट पे कर सकता है, जहां उसके पास जेनेरिकली वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती अवेलेबल हो सकती है, जिसमें जेनेरिक भी है और ब्रांडेड जेनेरिक्स भी हैं। यानी वो प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड तो है बट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग में भी अवेलेबल है। ये हमारी इसको हम बेसिकली पेशेंट तक पहचान बताना चाहते हैं। हमने इसलिए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है जो मेडिसिन होती है वो जेनेरिक जी पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिसिन है वो जेनेरिक नेम के थ्रू जो है वो डिस्पेंस की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट अभी हमने इनिशिएट किया है, इसको प्रॉपर तरीके से एक फार्मेसी चेन की फॉर्म के अंदर, कि वो पेशेंट्स जो अपनी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते और कॉस्ट की वजह से वो मेडिसिन अपनी थेरेपी को स्टार्ट ही नहीं करते, या अगर स्टार्ट कर देते हैं तो ड्रॉप कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद रहे कि वो आके अपनी, अगर वो कॉस्टली मेडिकेशंस नहीं ले सकते तो जो उसके कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं जो सेम फार्मूले के साथ मौजूद हैं, वो मेडिसिन लें और एटलीस्ट अपनी थेरेपी को कंटिन्यू करें। अच्छा, अब ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जहाँ तक बात है, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप मज़ीद हमारे नाजरीन के लिए इसको आगाह करें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई महंगी दवाई है जो कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मिल रही है, मैंने एक हाइपोथेटिकल एक फिगर दे दिया, ठीक है जी। अब 100 रुपए की एक दवाई है, जब जेनेरिक फार्मूले में वो ली जाएगी तो वो कितने तक की मिल जाएगी, कितना फ़र्क आ जाएगा? अच्छा, हम एक इंडिकेशन ले लेते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट है ओमिप्राजोल जो कि पीपीआई है, और ये बहुत सारे पेशेंट
40 mg में या 20 mg में BD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BD भी इस्तेमाल करते हैं, OD भी इस्तेमाल करते हैं। और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा इसको इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो डॉक्टर कहता है उसी के तहत इस्तेमाल करनी चाहिए। अब उसका जो ब्रांड लीडर है उसकी कॉस्ट है अराउंड कुछ 700 रुपये पर पैक। जो उसके ब्रांडेड जेनेरिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो 400-450 रुपये का एवरेजली पैक अवेलेबल है। जो हमारे पास जेनेरिक अवेलेबल है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 88 रुपीज़ टू 175 रुपीज़ अवेलेबल है। तो कहाँ वो 700 रुपये की एक मेडिसिन थी जो कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग, अगर मैं महीने में 3 बॉक्स मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं तो वो 2100 रुपये पड़ता, और कहाँ वो अगर 88 वाला लेता तो अराउंड को 250 रुपये पड़ता या 300 रुपये तक उसमें उसका काम पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ये एक वो डिफरेंस है। साथ साथ हम एक और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता, मतलब जो फॉर्मूला है ज़ाहिर है वो सेम है, लेकिन इंग्रेडिएंट सेम ही होगा और वो क्वालिटी सेम ही रहेगी। अच्छा, मैं क्वालिटेटिव पॉइंट पे सेकंड पार्ट में आता हूँ। एक और इंजेक्शन हम, क्योंकि मोस्टली जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं वो इंजेक्टेबल में ज़्यादा होती हैं, जैसी सेफ्ट्रैक्सोन है। सेफ्ट्रैक्सोन इस वक्त पाकिस्तान में इंजेक्टेबल में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होने वाली मेडिसिन है। अब सेफ्ट्रैक्सोन का जो ब्रांड लीडर है इट इज़ मोर देन 1000 रुपीज़ पर वाइल, और कुछ केसेस के अंदर अप टू 16 वाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 16,000 रुपये का टोटल कॉस्ट पड़ती है। अब इसका जेनेरिकली जो अवेलेबिलिटी है वो अराउंड 125 रुपये पर वाइल में भी अवेलेबल है। तो कहाँ 16,000 और कहाँ उसी मेडिसिन के 1800 रुपये या 1900 रुपये। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि एक डायरेक्टली कॉस्ट को आपको इम्पैक्ट करते हैं। सेकंड जो आपने सवाल किया क्वालिटी डिफरेंस, तो प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है लोगों के लिए। तो ये आप फरिश्ते बन के उभरे हैं, सामने आए हैं आवाम के लिए जो कि पहले ही जेब पर बोझ से परेशान है। लेकिन जो एक इंडस्ट्री है जाहिर है फार्मास्यूटिकल्स की, और जाहिर है हर बंदा चाहता है कि भाई मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, और अगर आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी अवेयरनेस कैंपेन लेकर आ रहे हैं जो कि उनके मुनाफे में या तो किसी किस्म का कोई खलल डाल रही है या उसको हल्का फुल्का या ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही है, तो वो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे। लोग आवाम अलबत्ता आपको वेलकम कर रहे हैं। ऐसा ही होता है सारी दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अब यहाँ पर इस चीज़ को ये आगे कैसे फैलाएंगे अगर वो मुश्किलात आ जाएंगी। हमारे यहाँ तो हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक कमेंट ऐड करूँगा। देखें, मोस्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ अवेयरनेस के लिए, कि आप हमारे पास आएंगे, ठीक है, मोस्टली आप किसी फार्मेसी के अंदर जाते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड अवेलेबल नहीं होता तो तब आपको कायल किया जाता है कि सर हमारे पास ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, इसका ऑल्टरनेट ब्रांड ये अवेलेबल है जो कि सेम फार्मूला है। ये मोस्टली आपकी हर फार्मेसी के अंदर आप अगर कभी विजिट हुआ होता है, ऐसा कभी ना कभी ये सिनेरियो फेस किया होगा। हम जो चीज़ यूनिक लेकर आए वो ये थी कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपको हमारी एक कंपैरिजन स्क्रीन नज़र आएगी। अगर आप हमारे पास फिजिकली विजिट करते हैं, उसके अंदर आप जो मेडिसिन लेने हैं आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा सर आपकी ये मेडिसिन जो है, ये ब्रांड जो आप लेना है ये अवेलेबल नहीं है, आप ऑल्टरनेट ब्रांड ले लें। ऐसा नहीं होगा। आपको जो अवेलेबल ब्रांड होगा उसके ऊपर भी मैक्सिमम डिस्काउंट जो ऑफर किया जा सकता है वो आपको ऑफर किया जाएगा कि अगर आपको यही ब्रांड चाहिए तो आपको ये ऑफर किया जाएगा। लेकिन आपके साथ साथ में 2 कंपैरिजन विंडोज चल रही होंगी। एक कंपैरिजन विंडो आपको ये बता रही होगी कि ऑल्टरनेट ब्रांडेड मेडिसिन, यानी इसी के अंदर ऑल्टरनेट ब्रांड कौन सा है, और तीसरी विंडो आपको बता रही होगी कि इसी ब्रांड के अंदर अगर कोई कंप्लीटली जेनेरिक ब्रांड है तो वो क्या है। तो बी की वैल्यू ए के मुकाबले में कम होगी और सी उन दोनों के मुकाबले में कम होगी। अच्छा, दूसरा जो मैडम ने सवाल किया था उसका ठीक है। अच्छा, अब 2 सवाल जो है वो मेरे जहन में आए। जी मेरा जी फरमाइए। अच्छा, मैडम ने जो सवाल किया था कि रिगार्डिंग के फार्मास्यूटिकल जो है इसको वेलकम नहीं करेंगे। देखिए, बनाने वाले बाकी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ही हैं। ये मेडिसिन मैं अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में नहीं बनाता, ये मैं फार्मास्यूटिकल से ही प्रोक्योर करके आगे अवेलेबल कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली हो सकता है किसी के एक ब्रांड की प्राइसिंग अच्छी हो या प्राइसिंग में मार्जिन अच्छे हों, उसको वो शायद एक ब्रांड के लेवल पर मुझे वेलकम ना करे, बट एक कंपनी के पास अराउंड 100+ ब्रांड्स होते हैं, तो कोई ना कोई ब्रांड उसका ये भी होता है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव वे में भी उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो वो एट दी एंड फिर वहाँ हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारा तो काम ये है कि हम पेशेंट को एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप जो परचेज कर रहे हैं ब्रांड वैल्यू XYZ जिसका नाम है, ये XYZ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जेनेरिक आपको अवेलेबल हो जाए। और दूसरा जो सवाल था कि इस वक्त मसला ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इटसेल्फ एक हिट में इस वजह से भी है क्योंकि प्राइसिंग जो है वो तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, आप ख़रीद सकते ही नहीं हैं, तो ख़रीद जब सकते नहीं हैं तो एट दी एंड सेल तो तब भी नहीं होगी। हमारी चाहत यह है कि अगर आप ख़रीद सकते नहीं हैं तो आप एटलीस्ट उसकी एक अफोर्डेबल कॉस्ट में उसको अफोर्ड तो कर पाएँ।
तो आप जहाँ एक दिन की दवाई लेकर छोड़ देते थे, वहाँ आपके पास पूरा आपका अब क्वालिटी वाली बात की तरफ मैं आना चाहूँगा कि क्वालिटी जो है इसकी वो कितनी होती है उस ब्रांड के कंपैरिजन में? अच्छा देखिए, हमारे पास जो 2 विंडोज़ हैं, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडेड जेनेरिक्स। ब्रांडेड जेनेरिक्स वही ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस का डिफरेंस होता है। अब मेरी एक प्रोडक्ट मुझे शुरू में इनिशियल लॉन्च करना है, तो मैं उस प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव रखता हूँ, कम रखता हूँ, ताकि मेरा एक्सेस टू पेशेंट ज़्यादा हो, या मेरी जो है ना वो प्रमोशन करने में मुझे आसानी हो, मुझे मार्केट बैकलैश फेस ना करें। तो वो मोस्टली ब्रांडेड कंपनीज़ के ही ब्रांडेड जेनेरिक्स होते हैं, जो वो फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स है, उसका एक ब्रांड तो महंगा है, बट कोई दूसरा जेनेरिक जो है वो सस्ता भी हो सकता है। तो वो हम उसी के अंदर कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं कि भाई ओमेप्राजोल इस कंपनी का महंगा है ब्रांडेड में, इस कंपनी का ब्रांड में ही सस्ता है, नंबर 1। नंबर 2 है, तीसरा आता है जेनेरिक्स। चाहे ब्रांडेड जेनेरिक्स की कंपनी हो, चाहे ब्रांड की कंपनी हो, चाहे वो जेनेरिक हो, एज फार एज इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, सबके रूल सेम है। सब ने वही ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है DRAP से, सब ने वही ड्रग रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट लेना है DRAP से, सबका वही GMP रूल्स हैं, सबकी वही रिक्वायरमेंट है, सबकी वही जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो मोस्टली सेम है, और मोस्टली जो मटेरियल है वो सेम सोर्सेज, सेम मेथड, सेम जो है तमाम क्वालिटी चेक्स के तहत आता है, सेम फार्मेसी उसको डिस्पेंस करता है, सेम फार्मेसी उसको मैन्युफैक्चर करता है। अब वो एक ब्रांड वैल्यू के ऊपर आके डिपेंड करता है कि वो कैसे आप प्रमोट करते हैं। अब आप प्रमोट करके उसको ब्रांड की इमेज को अलग लेवल पे जाके प्रमोट कर लें, तो और फिजिशियन एंड पे उसको इस लेवल पे प्रमोट कर लें कि वो ब्रांड लेवल लग जाता है तो चीज महंगी हो जाती है। हर बंदा उसके ऊपर। ये जेनेरिक मेडिसिन होती किस तरह की है? तो ये मतलब जेनेरिक मेडिसिन अगर मैं लूंगा, अगर मैं किसी भी फार्मेसी में जाके कहता हूँ जी मुझे जेनेरिक मेडिसिन चाहिए बुखार की, मुझे ये लिखा गया है, मुझे देखिए पैकेजिंग भी ब्रांड लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ होगा, नियर अबाउट ब्रांड नेम भी लिखा होता है उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जेनेरिक नेम पर आप कुछ नहीं बेच सकते, ब्रांड नेम भी लिखा होता है, किसी और का किसी एक कंपनी का ब्रांड नेम होता है, और वो कोई एक कंपनी ही मैन्युफैक्चर कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई डब्बे के अंदर या जो है वो एक छोटी सी शीशी के अंदर आपको दे देंगे कि भाई यार ये ले जाओ घर जाके एक सुबह एक शाम खा लेना। वो प्रॉपर्ली उसी तरीके से पैक्ड होता है, तमाम प्रोसेसेस सेम होते हैं। आप ब्रांड रख लें और जेनेरिक रख लें, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा अगर आपको ब्रांड की उसकी रिकॉल वैल्यू ना हो तो। अच्छा, इसके मैं टेक्निकली एक पॉइंट बता रहता हूँ, बीइंग अ फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से के अंदर और लॉ को थोड़ा देखता हुआ, बहुत ईजी एक डिफ्रेंसिएशन होती है थोड़ा कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए। एक होता है इनोवेटर ब्रांड, ठीक है, जिसने पहली बार एक फार्मूला मार्केट में लेकर आया। उसके बाद जितने भी ब्रांड लॉन्च होते हैं उनको डेफिनेशन वाइज अगर अकॉर्डिंग टू लॉ बात करें वो सारे जेनेरिक ब्रांड्स होते हैं। ये होती है सबसे इजी डेफिनेशन, इनोवेटर एंड जेनेरिक्स, ठीक है। अब क्वालिटी की आप बात करें तो, और हमारे कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक इनोवेटर है, एक फार्मूला है इंजेक्टेबल का जो कि मोस्टली हर दूसरे पेशेंट को यूज हो रहा होगा अगर आप हॉस्पिटल्स का विजिट करेंगे। उसका इनोवेटर ब्रांड जो है वो 1000 रुपीज से ऊपर है, ठीक है। अब उसी का जेनेरिक ब्रांड, मतलब उसका मल्टी नेशनल ऑल्टरनेट की बात करो, मल्टी नेशनल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि उसका ऑल्टरनेट बना रही है, मतलब वही ब्रांड इनोवेटर का वो खुद बना रही है, और वो है 500 से 600 रुपए का, जो कि शायद डिस्काउंट के बाद आपको 400 रुपए का पड़ता है। अब आप समझ रहे हैं 1000 रुपए से ऊपर इनोवेटर ब्रांड है, उसी का मल्टी नेशनल ऑल्टरनेट जो है वो 400 से 500 रुपए का है। तो ये डिफरेंस है प्राइसिंग का जो कि पेशेंट तक नहीं पहुंचता। हमने यही चीज की कि एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म के अंदर ये चीज डेवलप करके पेशेंट तक पहुंचा कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर जो है ये बाकी फार्मासिस्ट को भी आप लोग देंगे, केमिस्ट को देंगे, इसको क्या कमर्शियली वायबल करेंगे? क्विकली बस जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड है हमारे पास। हम इसमें चाहते हैं कि लोग फार्मेसी, देखिए सॉफ्टवेयर ना बिल्ड खुद करना पड़ेगा, ये मैं किसी को बेच नहीं सकता और किसी को मैं अवेलेबल करा भी लूँ वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। हर फार्मेसी को हम चाहते हैं कि हर फार्मेसी अपना ये सॉफ्टवेयर अपने पास डेवलप करे। उसके अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल हमारे पास है, हम उसको सिखा देंगे, समझा देंगे हमने किस तरीके से बेसिक्स किए, हमने कहाँ से लिया, हम उसको सारी चीज़ें उसको बता देंगे। हम चाहते हैं वो उसको करे और पेशेंट तक उस चीज़ को बताए कि भाई यार ये आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुज़ैफा उमैर और डॉक्टर नबील सईद हमारे साथ मौजूद थे। और बात इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दवाएं आप लें तो जेनेरिक में लें ताकि कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े और काम भी आपका वही हो जाए। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसकी आम आदमी को ज़रा ज़्यादा समझ नहीं है। और माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करने के लिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं उस्ताद उमर शिराज साहब। उन्होंने एक गेम तैयार किया। अब इस गेम के ज़रिए बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में बताया जाता है कि माहौलियाती तब्दीली है क्या, उसके नताइज क्या होते हैं। और मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाते हैं उमर साहब और वहाँ जाकर बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ ये गेम खेलते हैं और आगाही फैलाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। तो इस गेम के हवाले से हम इनसे जानते हैं। उमर शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अब ये बड़ा वैसे तो सारे कार्ड्स आपने सेट कर दिए, सजाई हुई है भाई। तो ये बताएं ये गेम क्या है और आपने किस तरह से ये डेवलप की या पाकिस्तान में किस तरह से शुरू की? क्लाइमेट चेंज देखें एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है और पाकिस्तान से मुल्क के लिए, इस तरह आपने शुरू में भी कहा, मसला जो उसके साथ एक वाबस्ता बहुत बड़ा है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज हम कहें तो हम बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में एक्चुअली पता है कि है क्या। कुछ साउंड बाइट्स, मीडिया बाइट्स हम सुन लेते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हीट वेव की बड़ी बात चल रही है, बिल्कुल। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट की हमने कोई बात सुन ली, मगर इसके पूरे डायनामिक्स क्या है, होता क्या है और आखिर हम तक किस तरह बात पहुंच रही है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इल्म है। और इसको आम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि हम इसको गेमिफाई करके खेल कूद में क्यों ना इसको किया जाए। आजकल तो वैसे गेमिफिकेशन बड़ी सही है जी, ऐसे हमें आप देखें ना, ये एक तकरीबन 41 कार्ड्स की गेम है। अच्छा। अगर मैं ऐसे 41 कार्ड्स अगर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाऊं तो 5वें तक स्लाइड पे तो सब सो जाएंगे, सब बोर हो जाएंगे, ये अपना व्हाट्सएप देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इसी को एज अ गेम अगर मैं खेलूं तो अब तक जितनी ऑडियंसेस के साथ मैं खेला हूं, मैं टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, NGOs के साथ, साइकोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट्स, मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी जो है उनके साथ मैंने गेम खेली है। They've really enjoyed it और हर एक ने उसे फिर देखा कि what does this mean for me, और मेरे ख्याल में ये इसकी एक बड़ी कामयाबी। तो फिर हम भी खेलेंगे। हाँ, खेलने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी जो बुनियादी फील्ड है वो एनवायरनमेंट तो नहीं है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी कि मैं एक फ्यूचरिस्ट हूँ। मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स जो है उसके बारे में तहकीक करता हूँ। क्लाइमेट चेंज उन मसाइल में से हैं जो एक लॉन्ग टर्म मसला है और लॉन्ग टर्म रहेगा, और हमारी नस्लें और उसके आगे की नस्लें भी उसके साथ साथ को एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके साथ ही। मगर ये कि इसकी अवेयरनेस के बारे में और उसकी जो इम्प्लीकेशंस है इसके बारे में मैंने कुछ रिसेंटली ज़रा काम करना शुरू किया है। तो और बड़ा अच्छे उसका नतीजे भी बड़े अच्छे निकले। सही। तो ये गेम खेलने के लिए मुझे दरमियान में आना पड़ेगा? बिल्कुल जी, कूदना तो बीच में पड़ेगा जी आपको। उसके बगैर आतिश वो क्या है, एक आतिश नमरूद में आपको आना पड़ेगा। तो चले मैं आ जाता हूँ। चले अब कार्ड्स तैयार हुई वैसे तो बहुत अच्छी बात। कार्ड्स गेम में वैसे पैसे भी लगाते हैं बहुत सारे लोग, वो तो नहीं करना ना? नहीं, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं करना। और बड़ी आसान से इसमें बात यह है कि हम इसमें ये करते हैं कि कॉज और इफेक्ट, अच्छा फलां चीज़ से ये होता है, उससे आगे ये होता है, और ये IPCC जो है उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है ये मबनी है ये गेम। तो शुरू कहाँ से होता है भाई? हम फॉसिल फ्यूल की, जिस तरह एक दिन पहले एक मिनिस्टर भी हमारे बात करते कि भाई ये फॉसिल फ्यूल्स का सारा जो मामला है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से सारा काम शुरू होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों, उससे ये हो रहा है कि फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हो रही हैं, सारा जो प्रॉब्लम है। अब देखें, कॉज एंड इफेक्ट हमने दो चीज़ों को ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल हमने इस्तेमाल किया तो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से जो इफेक्ट आया वो आया कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का। ठीक हो गई। अब इससे क्या आगे हो रहा है कि भाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और इसी तरह हम आगे 41 कार्ड्स को इसके साथ आगे लिंक करते रहते हैं कि भाई इससे फिर आगे इफेक्ट क्या हो रहा है। सही, पूरी चेन एक तरीके से रिएक्शन आ जाए, चेन एक पूरा एक कलाज उसमें बन जाता है। और उसमें अच्छी बात यह है कि देखें, हम लोग पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं। मैंने जब पहली बार ये गेम खेली, मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि भाई हम लोग को तो ये मालूम ही नहीं कि जो हमारे जो साहिली इलाकों में जो लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं। इस गेम को खेल कर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है ये तो हमारे ओशंस पर भी हो रहा है। 3/5 हमारे ओशंस और सीज हैं, उनका हमें कुछ मालूम नहीं, स्पेशली जो पिंडी इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं उनको मालूम नहीं। लोग आप लोगों को क्या पता समंदर क्या होता है, वैसे पागल हो जाते हैं पानी देख के, नदीदे जिसको कहते हैं ना। तो अच्छा, इन कार्ड्स के पीछे इंटरेस्टिंगली ये चीज भी लिखी है कि अगर किसी को नहीं पता कि फॉसिल फ्यूल क्या है, तो उसके पीछे छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, दे आर यूज्ड मेनली इन बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। डेफिनेशन भी दे दी, छोटी सी एक 2 लाइनर है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही।
साथ में यहाँ पे जो करना बड़ा ये ज़रूरी भी है कि मैंने खुद बाय द वे ये गेम ईजाद नहीं की। ये आज से 4 साल पहले जब ये कोविड का मामला हुआ और जूम पर सारी दुनिया चली गई, तो ये एक फ्रेंच NGO है, उन्होंने ऑनलाइन अपनी ये गेम जो है, इसका नाम है क्लाइमेट कोलाज नाम है उनका, ऊपर जो लिखा हुआ है, आपने वो फिर तो मैंने जो है उनसे सीखी और पाकिस्तान में जो उनका हब है उसको मैं हेड करता हूँ और यहाँ पे कोशिश करें कि इसको आगे लेकर चलें और लोगों को इस अवेयरनेस के जरिए पैदा करें। तो हम पहुंचे थे। इख्तिताम कहाँ तक होता है वैसे? इख्तिताम जो हम नहीं चाहते, लिंक बनाते रहे, लिंक से लिंक बनता रहे। देखें जी, अच्छा हम लोगों का एक इंसानी अलमिया एक ये भी है ना कि जब तक वो हमारे सर पर आकर पड़ती ही नहीं तब तक हम कुछ करते नहीं, हिलने को तैयार भी नहीं। ये तो है। तो कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग जो एंड पर आके ये चीज़ें तो ऑलरेडी अब शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। आम आप देख लें कहाँ तक मामला पहुँच चुका है। हमारी जो और चीज़ें जो हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हमारी बहुत सारी ज़राई अजनास जो हैं उनमें यील्ड्स ऑलरेडी कम हो रही हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक मसला है, ये एक खतरा एक यकीनन है। अच्छा, अगला क्या है? फैमिन। अच्छा, कहत जो होती है, अच्छा हमारे यहाँ एक मेंटल इमेज हमारे जहन में आता है कि कहत का मतलब सिर्फ ये है कि ज़मीन पर जो है जो लोग जो रह रहे हैं, जो समंदर से उगना बंद हो गया। हम लोग इससे ये भूल जाते हैं कि जो समंदर के करीब जो लोग रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी भी जो मछलियों का और जो चीज़ें, जो आबी जो मखलूक है, वो भी इफेक्ट हो रही है। जब वो कम होती है तो समंदर के करीब रहने वाले लोगों के यहाँ भी कहत आता है। ये सिर्फ ज़मीन के उस पर नहीं, समंदर के करीब रहने वाले लोगों के लिए भी मसला होता है। इससे मैंने इस गेम से मैंने ये समझा कि भाई वाटर का भी एक बड़ा जो इफेक्ट है और एक बहुत बड़ा अलमिया जो इस वक्त एक पूरी दुनिया में एक सिलसिला चल रहा है, वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ का। क्लाइमेट रेफ्यूजी क्या होता है? सैलाब ज़दगान वगैरह। पिछले साल जब हमने देखा कि पाकिस्तानी हर सातवां जो है जो अपने घर से बाहर था, अब वो लोग, बहुत सारों की फिर ख्वाहिश है कि भाई अब इस जगह पे तो दोबारा अगर सैलाब आए तो हम क्या करेंगे, तो भाई किसी और जगह चले जाए यहाँ से। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि लोग अब मुंतकिल हो रहे हैं अपनी जगहों से कि भाई यहाँ पर तो तबाही मजीद आ सकती है, क्यों ना किसी महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल किया जाए। तो इस वक्त हमारे जो बड़े शहर हैं उन पर बड़ा शदीद दबाव है, क्योंकि यहाँ से और इलाकों से लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। और एक्चुअली इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो शहरों की आबादी है वो देहातों की आबादी से ज़्यादा होगी। ये पहली बार है इंसानी तारीख में। और उसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजीज़ जो अब लोग आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो दोबारा तबाही है, तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो भाई अपने आप को चेंज करो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी बताना पड़ता है। मेल्टिंग ऑफ सी आइस, ये भी बड़ा आजकल आ रहा है सिलसिला। जी, ये ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं। ये वैसे तो सेल्फ मेल्टिंग ऑफ सी आइस है, लेकिन ग्लेशियर्स के मेल्ट करने का आपने बड़ा अच्छा ये बताया कि देखें भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हमारा सारा जो पानी जो हम पीते हैं जो और कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ग्लेशियर्स के मेल्ट करने से आता है। अगर हमारे ग्लेशियर्स अगर चले गए, और ऑलरेडी हमारे 300 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके अलावा भी हम ये फिनोमेना सुनते रहते हैं कि भाई जहाँ पे ग्लेशियर फट गया और जो उसकी वजह से सैलाब आया, बहुत अब हम शुमाली इलाका जो हैं यहाँ पे ये खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। और ये एक मुस्तकिल फिनोमेना के साथ हमने रहना है। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो साथ साथ हो रही हैं। तो मुझे याद पड़ता है ऐसे 4 साल पहले जब पाकिस्तान में जब मैंने गेम शुरू की था तो लोग मुझसे बड़ा झगड़ते थे, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में ना, ये बड़ा वो होगा। पाकिस्तान के लिए इन चीज़ में सब सही है। वी लिव ऑन आइलैंड, हम जजीरे पे रहते हैं, हम कुछ नहीं हमें होगा। पिछले साल से अब जरा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे सर पर बड़े एक आ गई है, अब उससे हम आंखें चुरा नहीं सकते। अब थोड़ी ज़्यादा तवज्जो, जरा मैं जब ये गेम खेलता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ ये सही कह रहे हैं, बात तो सही। अच्छा, अब इसमें हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि लोगों का आपको वैसे क्या रिस्पांस मिलता है जब लोग खेल रहे होते हैं आपके साथ? तो उनको बहुत सारे कार्ड्स हैं, अब कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होगा, कुछ के बारे में शायद ना बता सके, तो उनको किस हद तक, कौन सा लेवल ऑफ अवेयरनेस आप देखते हैं जनरल पब्लिक? एक तो ये कि एक अवेयरनेस होती, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो मुझे पता चली कि एक तो हम लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ कुछ लोगों का काम है कि उसके बारे में करें। मसलन मिसाल के तौर पर एक मेंटल इमेज हमने बनाया हुआ है कि भाई कुछ NGOs हैं या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उसने काम करना है। इस गेम को और लोगों के साथ खेलने का मुझे फ़ायदा हुआ है कि और शोबा हाय जो ज़िंदगी हैं उनको फिर पता चला, और उनसे जब डिस्कशन जब होती है तो ये बात सामने आती है कि भाई उनका क्या रोल है। मैं एक सादी मिसाल दूंगा, यहाँ नेशनल पुलिस ब्यूरो है जिनके साथ हमारे एक MOU है हमारी यूनिवर्सिटी का, और हम उनके साथ मिलकर एंटिसिपेटरी क्राइम पर और चीज़ों पर काम करते हैं। तो उनको मैंने पेश किया कि भाई ये क्लाइमेट चेंज गेम आपके साथ खेलते हैं। तो पहला सवाल छूटते हैं उनका एक ये था कि भाई क्लाइमेट चेंज का पुलिस वालों से क्या ताल्लुक है? यही बात है, यही है। तो मैंने कहा चलें जी, लेट्स एक्सप्लोर दिस। आए गेम ही है तो गेम खेलें। तो अपने क्रिमिनोलॉजिस्ट को भी उन्होंने जमा किया, मैं बहुत मशहूर हूँ उनका, और उसके अलावा और भी पुलिस ऑफिसर्स भी उन्होंने इकट्ठे किए,
उस वक्त फिर उनके सामने बात है, अरे हाँ अच्छा ये है। तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की अगर बात हो रही है, मिसाल एबटाबाद की वो जिक्र वो कहने लगे कि एबटाबाद वो जगह है जो खैबर पख्तूनख्वा को बाकी पाकिस्तान से चूँकि मिला रही है, वहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं। अच्छा। तो उस वक्त उनको बनाया कि हाँ भाई अगर इस तरह के मसाइल होंगे फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। जब फैमिन्स जब होंगे तो जाहिर बात है फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। मगर ये तो है बाद की बातें। शुरू में भी यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल्स और उससे पहले कुछ कार्ड्स और हैं, मिसाल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में है। उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये डिफॉरेस्टेशन पर अगर हम जरा मेहनत करें, रोकने की बात हम करें, यहाँ तक बात पहुंचे ही क्यों, पहले ही क्यों ना कुछ करें, तदारुक करें जो आपने बात की। तो ये सिर्फ पुलिस का था। साइकोलॉजिस्ट से बात हुई, उन्होंने जब सामने उनकी बात आई तो हाँ जी ये तो हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे, और वाकई पिछले साल में हम लोगों ने फिर अब देखा भी कि ट्रॉमा के इश्यूज़ बहुत सारे फिर आ रहे हैं। तो हर शोबा है ज़िंदगी के साथ जिनसे मैंने ये गेम खेली है, उन्होंने फिर अपना मतलब इसमें से फिर अखज़ किया है। What does this mean for us? Because और यही बात करने का मकसद एक बहुत बड़ा जो मेरा है कि भाई हम इसको थोड़ा क्लाइमेट चेंज की नॉलेज को थोड़ा डेमोक्रेटाइज भी करें, वरना वो है कि कुछ चेहरे जो सिर्फ उसको काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने भी समझा कि कुछ लोगों का सिर्फ ये काम है। नहीं भी हर शोबा ज़िंदगी का एक रोल है, उसमें हम अब बच नहीं सकते। और अफेक्ट भी आप सब ही होंगे किसी ना किसी तरीके से। इफेक्ट भी डेमोक्रेटाइज होगा। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइज। ये एक अलमिया है कि डेमोक्रेटाइज इफेक्ट नहीं होगा। ये एक बड़ा वो है कि हम जैसे मुल्क जिनका बाकी 1% से लेस जिनका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन उन पर ज़्यादा इफेक्ट है। तो वो डेमोक्रेसी वाली वहाँ बात नहीं है। कुछ को ज़्यादा भी मिल जाता है, कुछ को ज़रा ज़्यादा ही मिल जाता है। ये बात कुछ होते हैं वो प्रिविलेज वाले भी तो होते हैं ऐसा ही। लेकिन अच्छा इस गेम में सिर्फ आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि एक होता है ना वो गेम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई आउटकम आपने अचीव करना होता है, कहीं किसी सांप सीढ़ी में आपने कोने पे पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है, तो इस तरह की कोई चीज़ की नहीं, ये बेसिकली एक इन्फो बेस्ड गेम है। ऐसा ही है जी, यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट। इसका मकसद वही सांप और वाली भी गेम्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की और भी गेम्स ज़्यादा हों ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस और इन पे पता चले कि हम लोग इसमें फिर क्या कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर गेम्स जो है इनका मकसद एक तो सेंसिटाइज करना कि भाई क्या है क्या क्लाइमेट चेंज। बात जो मैंने शुरू में कही थी कि बहुत को तो ये मालूम नहीं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, तो कम से कम आप जनरल पब्लिक तक ये बात पहुँचाएँ तो सही, और फिर हर शोबा उसमें देखे कि भाई इसमें मेरा रोल क्या है। और एक आखिरी जो बड़ी जो मेरे लिए चीज़ और जो इस गेम को खेलते हुए जो मुझे उसका हुआ है, एक चीज़ इसको कहते हैं क्लाइमेट फटीग। ये भी एक मसला एक है कि भाई लोग भी ना वो सुनकर, तो आप भी जब कहो ना कि भाई आप इनविटेशन आप क्लाइमेट चेंज के फलां इवेंट पर आए तो आप सेमिनार में आ जाए, ओ यार ये रोना धोना ही होगा, कोई जो है ना वहाँ पे कोई परेशानी की बातें, कोई स्टेटिस्टिक्स ऐसे ही होंगे। अरे भाई अगर एक मसला एक रहना है हमारे साथ, तो क्यों ना इसको खेल कूद के जरिए, प्ले के जरिए कि यार इसको एड्रेस किस तरह करें। क्लाइमेट फटीग भी मैं आबिद के लोगों को देख रहा हूँ, और ये बड़ा ज़रूरी है उसको एड्रेस किया जाए। नहीं तो जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर इस मामले को एड्रेस करना है, अगर वही अगर बेजार हो जाएं, वो अगर हिम्मत हार जाएं, फिर तो बड़ी परेशानी है। फिर ये भी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं नॉलेज को। वेरी गुड जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया उमर साहब, दिया आपने। और इशू तो है, और इस इशू पर बात बार बार करनी। बात आखिरी अगर मैं आपकी चैनल की तवासुस से लाना चाहूँ कि देखें हर शोबा का एक रोल है, उसी तरह मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। मैं कुछ दिन पहले एक पढ़ रहा था आर्टिकल के हमारे जो मीडिया में सिर्फ 5% से कम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है। और देखें उसमें भी ज़्यादातर ये कि आज ही फलां शजरकारी मुहिम हुई, आज वॉक हुई, उससे कोई नॉलेज फ्राहम नहीं हो रहा हमारी जो आवाम को। तो मेरी आपकी उससे चैनल के तवासुस से मेरी एक गुजारिश है हमारी मीडिया चैनल्स को भी कि भाई ज़रा प्लीज़ ये इस तरह की चीज़ें भी हम ज़रा लाएँ, गेमिंग्स भी कराएँ, लोगों को अवेयरनेस पैदा करें कि ये होता क्या है। बिल्कुल, उससे एक बहुत बड़ा एक जो है एक बहुत बड़ा एक मीडिया का भी एक अहम रोल फिर इसमें क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक हो सकता है। थैंक यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा कुछ बात चूँकि आजकल हमारी बिज़नेस से रिलेटेड ज़्यादा हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, माशी हालात हमारे जो हैं हम सबके सामने हैं। हर शख्स चाहता है कि उसकी इनकम में इजाफा हो, कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ। शिफा, आप मुझे नहीं पता चाहते हैं या नहीं चाहती? सब ये चाहते हैं, क्योंकि आपका एक किसी ज़रिए माश से एक आमदनी की जो स्ट्रीम है उससे गुजारा नहीं होता। हाँ, और गुजारा होता नहीं है तो इंसान को चाहिए इनकम, और उस इनकम को कमाने के लिए है दिन कम।
तो कम दिनों में इनकम कैसे कमाई जाए इस पर हमने बात करनी है। लेकिन आज जो हमारा एंगल है वो बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कोई साइड बिजनेस या साइड हासिल आप कैसे शुरू कर सकते हैं ताकि आप उसकी मदद से अपनी इनकम में इजाफा कर सके। महीने में कोई 50,000 लाख रुपए 50,000 रुपए कितने टारगेट रखे हैं? तकरीबन इसी तरह 50 to 100। चले लाख रुपए कमाने हैं भाई महीने के एक्स्ट्रा, और वो हमने कमाने हैं अपने जो बेसिक जॉब है उसके अलावा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के माहिर हैं और गुजरावाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं और सारी दुनिया में ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारा ये टारगेट रियलिस्टिक है सब, क्योंकि ज़ाहिर है फिजिबिलिटी भी होती है बिजनेसेस की, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन क्या ये टारगेट रियलिस्टिक है कि आजकल एक आम मिडिल क्लास शख्स या थोड़ा सा कोई भी आमदनी जिसकी हो रही है वो 50,000 से लाख रुपए तक की कोई ऐसी इनकम स्ट्रीम अपने लिए पैदा करे जो कि उसको एक एडेड बोनस फराहम करे? जी बिल्कुल जी, आई थिंक इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई आदमी एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ चले, इस पर हम मजीद रोशनी डालेंगे, तो वो शुरुआत में ज़ाहिर है 10-15 से शुरू करेगा, 5,000 10,000 एंड ग्रेजुअली ही कैन बिल्ड अप, ही और शी कैन बिल्ड अप, और फिर अपर लिमिट इंशाल्लाह वो भी एक्सपैंड होती चली जाएगी। तो इसमें ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट कैन टेक फ्यू मंथ्स, लेकिन इट इज ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इट इज ये हो सकता है, इसका मतलब। ठीक है जी जी। अच्छा, अब आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है? जी हाँ जी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है ना, इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि इसको हम मुहावरतन, मैं चूंकि कराची में बड़ा अरसा रहा और मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज रहा, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ काम किया, और मैंने ये देखा कि हमारी स्पेशल जो मेमन कम्युनिटी है, इनके अंदर एक ज़बरदस्त खूबी है कि या चनियोटी के अंदर या दोराजी के अंदर भी, कि थोड़े असबाब के साथ और थोड़े रिसोर्सेज के साथ और सिस्टमैटिक प्लानिंग के बगैर और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ ये थोड़े से थोड़े असबाब के साथ नया काम शुरू कर देते हैं। और इसको मुहावरतन हमने ये बनाया हुआ है कि मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, ये मेमन पन। और इसको हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो ये मेमनपन ये कहता है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, पुराना साइकिल, पुराना रेफ्रिजरेटर, आपकी अम्मी, खाला, अंकल, एनीथिंग विच आर अराउंड यू। तो एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएट जो होगा, एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो होगा, वो नई चीजें, नए असबाब को हासिल करने में लगेगा। जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है या जो मेमनपन है या दोराजीपन है, वो उधर से चीजें निकाल लेगा, तो अपने फिक्स कास्ट को मिनिमाइज कर लेगा। तो ये पहली खूबी है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की। और उसके बाद दूसरी चीज ये होगी कि वो वो जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जी 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 ओके। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वो वैल्यू ऐड करेगा। वो पैसा कमाना जो है ना, वो सेकेंडरी होगा। वो कहेगा मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं ना, तो शुरू में भले वो हो सकता है कि वो जीरो प्रॉफिट पे बेच दे। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का, कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स पार्सिमोनियस, किफायत शारी की इंतहा। और कोशिश ये करनी है कि मेरे जो पैसे कम से कम खर्च हों। वो कब खर्च होंगे? कब? जब कुछ स्किल आती होगी, तल्लुकात अच्छे होंगे, स्माइल करना आता होगा, माशरे में, रिश्तेदारों, खानदान, बरादरी में वो आदमी प्लेजेंट होगा। तो ये रिसोर्सेज का चलकर उसके पास आना, ये तब मुमकिन होगा जब ये माइंडसेट आदमी के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है। ये दो क्वालिटीज आपने बता दी हमें। अच्छा, हमारे साथ ही साथ कुछ कॉल्स भी चल रही हैं। कॉल्स भी चल रही हैं, लोग वो सेकंड आमदनी कमाने के लिए बेताब हैं। असद साहब है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि मैं एक जॉब करता हूँ और मैं जॉब के साथ भी कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इनका मैं कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ इतने पैसों में। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा सर। ये 4 लाख रुपए हैं इनके पास, है कितने? 4 है 7 हैं?
4 लाख। अच्छा, एक तो ये आइडिया मैं आपको दूं, आप मुझे दे देंगे 4 लाख रुपए, 2 महीने बाद डबल करके मैं आपको दे दूंगा। एक तो ये आइडिया है, ठीक है। दूसरा आइडिया हम शाहिद साहब से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए सर। इसमें अगर तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इनको रिकमेंड करेंगे कि 40,000 से ज्यादा तो खर्च करना ही नहीं है, बाकी तो संभाल के रखें। और आइडियली अगर मेमनपन का मुजाहरा करना है तो गो फॉर जीरो। एंड हाउ टू गो फॉर दैट, तो इसमें हम रिकमेंड करेंगे, इसके यहाँ हमारे यहाँ इस्तेलाह है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उसको इंग्लिश में कहते हैं बर्ड इन हैंड। उसमें उर्दू का मतलब ये है कि आपके पास अल्लाह ताला की एग्जिस्टिंग जो चीजें दी हुई है ना, आपकी स्किल, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपके रिश्तेदार, बरादरी और आपकी जो नॉलेज, आपकी जो हु यू आर, व्हाट यू नो एंड होम यू नो, इसकी एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज करें और अपने आप से पूछें, रिश्तेदारों से पूछें कि मेरे पास ऐसी कौन सी खूबी है जिससे मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। कोई एकेडमी हो, कोई ऑनलाइन डिजाइनिंग हो, कोई फ्रीलांसिंग की पॉसिबिलिटी हो, तो जिसको जो आपके साथ मैच कर जाए बर्ड इन हैंड के साथ, उसको मैच करने के बाद आप चंद लोगों के प्रॉब्लम्स को मुफ्त सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसको सॉल्व करते हुए थोड़ी बहुत ही कोई शायद जरूरत इन्वेस्टमेंट की पड़े, वो उम्मीद है, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर 4 लाख है ना तो 25, 30, 40 में मिल जाएंगी वो चीजें। और वहां से आप चंद कस्टमर्स को अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब हो गए, दैट विल बी ए बिगिनिंग ऑफ ए जर्नी विच विल लीड यू इंशाल्लाह फर्दर। तो अब आपका ज़ाहिर है, आई कांट आंसर पर्टिकुलर आंसर टू यू, क्योंकि मुझे आपके बर्ड इन हैंड का मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन आपने ये बता दिया, एक अहम इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपने दिया है कि जितना सरमाया है वो सारा ही नहीं लगा देना, बचाना है ज्यादा हिस्सा उसका 60% और 40-30% का लगा दें। लेकिन आपने क्योंकि बार बार जो प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग क्रिएटिव नहीं होते और वो एंटरप्रेन्योरियल माइंड भी नहीं होता, तो 40%, वो कह रहे हैं 40% नहीं, 30-20 कितना 40,000 तो 4 लाख का 10% हुआ वैसे। हाँ 10-20 20% जी, 20% मैक्स है, कोशिश करनी 0%। ठीक है। अच्छा, वो प्रॉब्लम, और मैं कोई थ्योरेटिक कोशिश करनी है सिर्फ पे आप कारोबार शुरू करें, लेकिन अगर बिल्कुल सही है, यानी आपको एक एग्जांपल दे की बात कर लेते हैं, हमारे क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो है ना, जी एग्जांपल, जी मैं अभी यही पूछने वाली थी कि एग्जांपल्स दे दें, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है एक एंटरप्रेन्योरियल या नॉन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला बंदा, ताकि उससे वो अर्निंग जनरेट करे अपने लिए। जी मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि एक हमारे पास नौजवान तशरीफ लाए कि मैंने 6 महीने का मैट्रिक किया है, 6 महीने का मैंने एयर कंडीशन रिपेयर करना, ट्यून करना सीखा हुआ है। तो मैं दैट्स इट व्हाट ही हैड, दैट वाज हिज बर्ड इन हैंड। 6 महीने की उसको एक स्किल आती, उसके पास 10,000 रुपए, और हमने कहा कि यार तुम इसका ना, चलो 5,000 रुपए की कोई पुरानी सी किट है, साइकिल है, तो आप एक जीन की पैंट पहनो और खूबसूरत प्लेजेंट नजर आओ, और अपने मोहल्ले में जाकर ये कह दो लोगों, रिश्तेदारों से, अपने नेटवर्क में कि आई कैन ट्यून योर एयर कंडीशन फॉर फ्री। जो पहले 10 कस्टमर है उनको फ्री करूंगा। 10 को साफ किया, और वहां पर जाने के लिए मैनर्स हमने सिखाए कि आपने साफ प्लेजेंट होकर जाना है, चादर बिछानी है, मट्टी गिरे उसको सफाई करके घर उसी हालत में वापस करना है। ये 10 लोगों को फ्री किया तो ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। उसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए, फेसबुक पेज बना लिया। 6 महीने के बाद वो मुझे मिला नौजवान, कहने लगा सर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख बना रहा हूँ। चंद महीनों के बाद मिला, सर वो मुझे ना बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं प्लाजा के एयर कंडीशनर्स के, सर आई वुड लाइक टू हायर एन इंजीनियर। सर 25,000 का मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियर ही हायर कर लूँ। तो ये मैं एक जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये इस तरह की सैकड़ों मिसालें हमारे साथ सामने आ चुकी हैं। तो you need to have a skill and a competency, the entrepreneurial mindset and the ability to solve a problem. परफेक्ट, जबरदस्त। प्रॉब्लम भी हो गई, हम सबको एसी सही करवाने वाले चाहिए होते हैं, और अच्छा एसी सही करने वाला तो मिलता ही नहीं है। सही है, इनकम ही नहीं जनरेट की, नौकरी भी जनरेट। हाँ अच्छा, अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये तो उसने कोई स्किल सीखी जिसकी बुनियाद पर उसने वो काम शुरू किया। अगर किसी ने कोई स्किल ना सीखी हो, डिग्री होल्डर हो, सिर्फ डिग्री होल्डर हो, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, तो क्या करें? जी तो उसकी फिर आपको मिसाल देते हैं। उसके लिए आई थिंक वी नीड टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज माय बर्ड इन हैंड इन टर्म्स ऑफ ए हॉबी एंड ए पैशन। तो हमारी एक खातून, वो मदर भी थी, हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा मुझे तो योगा आती है,
और मैं मदर हूँ, घर में बच्चे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो हमने कहा कि आपको योगा आती है एंड यू आर फिजिकली फिट, व्हाई डोंट यू टेल एंड टॉक टू योर रिलेटिव्स? अगर कोई फिट होना चाहता है तो मैं उनको गाइड करूंगी, तो आप फ्री काम करना शुरू कर दो। तो उस मैडम ने कहा कि सर चंद महीने के बाद मिली, सर अजीब वाकया पेश आया। मेरे रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं और वो हैवी थे, उनको मैंने खातून को स्काइप उस जमाने में था, मैंने ट्रेन किया, वो फिजिकल फिट हो गई। उनकी हमसाई ने देखा और कहा कि मैम आप में बड़ी चेंज आ गई। उन्होंने कहा मैंने तो कराची से ये कोचिंग ली है। उन्होंने कहा मुझे भी चाहिए। उन्होंने $5 चार्ज करने शुरू कर दिए, $10 चार्ज करने शुरू कर दिए और ऑनलाइन कोचिंग का काम शुरू हो गया। तो वंस अगेन ए मदर, ए हाउसवाइफ, एंड दिस वाज हर हॉबी। सो एवरीबॉडी हैज सम हॉबी एंड पैशन, उसको तलाश करें, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल बनाएं। तो मैं आप जितनी कहानियां कहते जाएंगे ना, हर एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह आती चली जाएंगी। आई एम इन दिस स्पेस फॉर लाइक 15 years इन पाकिस्तान नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर घर से कहते ना जी मेमन निकलेगा, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा। तो ये एक माइंडसेट है जिसको हमें प्रमोट करना है पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो हमारे यहाँ पर होता है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी जी, तो आप बताइए, इनकी मिसाल दीजिए, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। कॉलर भी है जी। मतलब एक और मदर है हमारी, मतलब यास्मीन का नाम भी मैं लेता हूँ, यास्मीन गयास साहिबा, बिहारी कम्युनिटी कराची से ताल्लुक है। तो उनके भाई को एक ऐसे गुर्दे की बीमारी हुई जहाँ पर उनको स्पेशल पानी चाहिए था। तो उन्होंने, उनके शौहर क्योंकि मर्चेंट नेवी में थे तो वो नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों की किताब खोली और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने किचन में, नाजमाबाद में, उन्होंने किचन में पानी को ट्रीट किया और अपने भाई को दिया। तो ये जिंदा कहानी है। शी वॉज आवर स्टूडेंट, शी वॉज ए ग्रैंड मदर, और वो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी हुई थी, यानी अपने शौक और पैशन से एक चीज किताब से पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किया, भाई को पानी दिया, उसको डॉक्टर्स को दिखा कर लेबोरेटरी से टेस्ट कराया, और वो जब मोहल्ले वालों को पता चला वो झूक दरझूक लेने आने लगे। और उनके शौहर वापस आए तो उन्होंने कहा कि यार वो इंजीनियर थे, उसी किचन में उनको थोड़ा सा मैकेनाइज कर दिए, और वो बी हैरी मिनरल वाटर के नाम से वो कंपनी है, वो मिलियनर बन चुकी है मैम। उनके शौहर जनाब वो रिजाइन करके, जॉब खत्म करके अपनी बेगम की कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आप ये देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अम्मी के पास से भी निकल सकती है, इसकी कोई कैद नहीं है। मेरे ड्राइवर थे कराची में, मैं इनको कहता था यार जब भी मैं लेक्चर हूँ तो तुम भी बैठ जाया करो। वो चंद हफ्तों के बाद नदीम ने मुझे कहा सर वो मैंने अपनी कंपनी खोल ली, दफ्तर मुझे 25 देता है, सर मैंने एक विजिटिंग कार्ड है ये मेरा, आपने गाड़ी ठीक करानी हो, आपने पेंट कराना हो, नदीम हाजिर है। तो मैं सैटरडे संडे ऑर्गेनाइज करके मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा आपके घर को। तो ये देखिए कि कौन से रिसोर्सेस तो पहले मौजूद थे, मेरी नजर नहीं आ रही थी, मेरी नजर नहीं पड़ रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू सी देम। तो हम ये कहते हैं कि चिनोटीपन और मेमनपन और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एक ऐसा लेंस देता है। वे आपको एक ऐनक दिखाते हैं, हमने तशबीह के लिए एक ऐनक रखी हुई है कि वो जो लेंस है ना, वो लेंस वो लगाएं, अल्लाह के बंदो वो लेंस लगाएं जहाँ के अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएं। तो वो मुहावरतन वो मैंने एक लेंस अगर आप पसंद करें दिखा दूं। जी जी जी। तो this is the Maimon lens, the entrepreneurial lens. This is a symbol कि छोटी चीज भी, पुराना साइकिल भी, एक नेटवर्क भी, एक अम्मी जान भी, और घर का किचन भी, और केमिस्ट्री की किताब भी, ये भी एक रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिसोर्स समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल, यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है जी, फहद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम जी। फहद साहब क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मैं एक तो जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता उससे बिजनेस का, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है अगर 5 लाख या 10 लाख, तो क्या मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? इम्पोर्टेंट, लोग बड़ा स्टॉक्स में जाते थे एक दफा एक जमाने में। जी शाहिद साहब, स्टॉक्स में जा सकते हैं 5 से 10 लाख की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वर्सेस कोई बिजनेस स्टार्ट करना। आई थिंक इसमें भी ज़ाहिर ये कैन गो, ये एक ऑप्शन है, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक मजेदार नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये कहते हैं कि मेरी क्रिएटिविटी, मेरी दिमागी सलाहियतें
हम ये कहते हैं कि या तो यू शुड स्लीप, ईट एंड ब्रीथ विद व्हाट यू लाइक, इंग्लिश में मैं तर्जमा कर देता हूँ, जिस चीज में ना मुझे थकावट ना हो और मेरी लर्निंग और मेरी कंट्रीब्यूशन हो, उसमें काम करने में ना वो कभी थकावट नहीं होगी और उसमें जनाब नुकसान के अंदेशे कम होते चले जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैं वंस अगेन ये कहूंगा कि जनाब आप अपना देखेंगे जिस चीज में ना आप बेमसल हैं, अल्लाह ताला ने ऐसा हो नहीं सकता। वो हमारी आबदा परवीन कहती थी ना, ढूंढोगे में मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो ऐसा है नहीं कि कोई नायाब ना हो, अपने नायाबपन को तलाश करें जी। उस नायाबपन में से कोई चीज, अभी एक और खुशबू की एक मिसाल अगर इजाजत देते, हमारा एक, अगर आप जरूर हमारा एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, वो जनाब ही हैड ए बियर्ड, और मैंने उसने ना हम ये जब मेमनपन पढ़ाते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का कोर्स, तो हम ये कहते हैं कि यार अपने अंदर से तलाश करो। उसने कहा सर आई हैव ए बियर्ड, वो मेरा अपना प्रॉब्लम ये है कि मैं जैतून लगाता हूँ तो वो ना चिपक जाती हैं बाल। तो मैंने देखा कि अमेरिका में कोई बियर्ड ऑयल के बेशुमार कंपनीज हैं, तो मैंने रिसर्च की, R&D की। तो इस बच्चे ने जॉब कर रहा है, ये BBA किया हुआ है, शाम को 5 बजे के बाद इसने R&D करना शुरू की, उनका कॉम्पोजिशन देखी, कुछ एक्सपर्ट से मिला और अपने घर के अंदर ही कुछ ऑयल को मिलाकर उसने एक सैंपल बनाया और उस सैंपल को लेकर वो जोड़िया बाजार कराची से ये शीशे की बोतलें लेकर आ गया। इसके अंदर ड्रॉपर थे, ये देखिए मैं ड्रॉपर है, और उसके ऊपर इसने प्रिंट करके टैग लगाया और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जितनी कॉस्ट थी कुछ को फ्री भी दिया, जितनी कॉस्ट थी उसने उसको भी दिया और मुझे भी दिया उसने। और ये कंपनी थी बियर्ड रिपब्लिक, नाम रख दिया। और उसी घर के अंदर ही 2 लोगों के साथ और 4 लोगों के साथ ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और उसने ये कंघी बनाई, ये यहाँ से बनवाई, इसकी पैकिंग यहाँ पर बनाई, और जो 10 साल के बाद ही इज मेकिंग लाइक 1 करोड़ रुपया महीने का बना रहा है। गुड मनी ए मंथ माशाल्लाह। मैं रिजाइन दे के शुरू कर दूं या डेली? वाह, हाँ जी, मतलब हम अभी रिजाइन नहीं देते, सर मुझे बताएं मैं रिजाइन अभी दूं या कैलकुलेटेड रिस्क? कैलकुलेटिव रिस्क पे बिल्कुल नहीं, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क अभी जॉब रखें और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रही अपना एक जी। कैलकुलेटेड रिस्क मैम ये होता है कि आप जॉब करें और जॉब में जो फ्री टाइम है ना आपका शाम को, वीकेंड्स के ऊपर, उसके अंदर से फैमिली को निकाल कर जो टाइम मिल रहा है ना हफ्ते में 4 घंटे, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। टाइम उतना दें जो अगर जाया हो जाए तो दुख ना हो, पैसे इतने खर्च करें अगर वो जाया हो जाए तो दुख ना हो, एनर्जी उतनी लगाएं कि अगर रिजल्ट ना मिले तो दुख ना हो। आई हैव नथिंग टू लूज, जीरो। तो इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अफोर्डेबल लॉस, जो मैं अफोर्ड कर सकूं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत क्या ही बात है सर। ये तो आपने हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया। मेरा ख्याल है मेमन बनने का कोर्स मुझे एक करना पड़ेगा। हूँ तो मैं मेमन, लेकिन मैं उन मेमनों में शामिल हूँ जो वो होते हैं ना नजर बट्टू, कि ये वो वाला काम नहीं करते जो सारे मेमन करते हैं। मुझे इस पर जो है वो मजीद डिटेल चाहिए होगी, अलग से बात करेंगे सर आपसे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी हमारे साथ मौजूद। और अब चूंकि हमने आपको सिखाया है बिजनेस करने, साइड पे इनकम जनरेट करने के कुछ गुर, तो हम आपको वो इंडस्ट्रीज भी बताएंगे कि जिनकी तरफ आप जाने का सोचिएगा। हाँ, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, वो तो छोटा बिजनेस करना है। और जाहिर है हमें बड़े इंडस्ट्रीज वालों को भी जाहिर केटर करना है, प्रोग्राम इज फॉर एवरीवन। तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मईशत है उसमें हम कभी कहते हैं भाई पेट्रोलियम वाली फलां कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया, कभी कहते हैं यहाँ पर फलां प्लांट बंद हो गया ऑटोमोबाइल का, कभी कहते हैं टेक्सटाइल डाउन हो गई, कभी कहते हैं फलां हो गया। तो हम उन इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बजट का भी सीजन सारा चला और हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्रीज को मराद दी गई, कुछ इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस लगाए गए, कुछ के माफ किए गए। तो इस पे एक डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के मौशी हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स मुसलसल 8 माह से डिक्लाइन पर हैं। अगर रवां माली साल के 11 माह पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस दौरान टेक्सटाइल्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 14.7% कमी वाक़ई हुई है। और इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी मुसलसल 10 माह के दौरान 9.4% से कम हुई है। फिर ये कमी किसी एक सनत में नहीं हुई बल्कि 22 मतलब अगर हम कहें कि मुतअद्दिद सनतों में 22 से 20 सनतों की ये पैदावार जो है वो कम हुई। जैसे टेक्सटाइल है, खुराक है, पेट्रोलियम, गाड़ियाँ, अद्वियात, सीमेंट, खाद, फर्नीचर, स्टील, चमड़ा, बिजली, ये सब सनतें ऐसी हैं कि जिनकी पैदावार में कमी आई है और उसके असरात ज़ाहिर है फिर GDP की जो गिरती हुई शरह है उसमें ज़ाहिर हो रहे हैं। कई सनतें बंद हो चुकी हैं, कई जो हैं वो बंदिश के धाने पे खड़ी हुई हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। अब ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसकी अहमियत क्या है, कितना कंट्रीब्यूट करता है ये हमारे GDP में, और ये जो मनफी सिमत में हमारा पहिया घूम रहा है इसकी वजूहात क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि इसको सही कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शहबाज राना साहब, माहिर माशियात हैं और जर्नलिस्ट हैं और इकनॉमिक्स पर जो है वो इनका उबूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमने पिछले कुछ अरसे में जो खबरें मोटी मोटी आई वो ये आई कि भाई शेल जो है वो जा रही है, फ़लाँ गाड़ियों की जो कंपनी है उसने फ़लाँ प्लांट बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जो होनी शुरू हुई थी या असेंबलिंग होनी शुरू हुई थी उसमें जो है वो कमी वाक़ई हो गई। तो ये कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा था कि उनको एक बूस्ट मिला था जो अब नीचे की तरफ जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये कि जो भी हुक्मरान जमात आती है, इक़्तिदार संभालते हैं, चाहे PTI हो, चाहे अब ये PDM की हुकूमत, उनकी कोशिश होती है कि ये फौरी तौर पर ग्रोथ कर दें। वो फौरी तौर पर ग्रोथ करने के लिए जो ये काम करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते। PTI के दौर में आखिरी साल में 6% ग्रोथ हुई, तो हम उस वक्त ये खरीदते थे कि ये काम मत करो, ये सस्टेनेबल नहीं है, आप एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। वो उन्होंने क्या किया था? सस्टेनेबल नहीं है। जब आप बजट का जो है वो आप पर्स ओपन कर देते हो, आप दबा के इंपोर्ट्स कर रहे होते हो, तो वो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ तो हो रही होती है, वो साल 2 साल होती है, वो एक बबल बनता है, वो बस्ट होता है, फिर वो जो क्या सूरत हाल होती है वो आज आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली यही 2021 में हुआ। उस जब शौकत तरीन हफीज शेख को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हटाया गया और शौकत तरीन साहब आ गए। वो लाने का मकसद ही यही था कि ग्रो करना है, क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक आप अपनी बरामदात में सस्टेनेबल इजाफा नहीं करेंगे, या आपको इसको सिंपल अल्फाज में ऐसे ले लीजिए कि बजाय कर्जे लेने के बाहर से आपके पास जो पैसा है वो बगैर कर्जों के है, जिसके 2-3 सोर्सेस होते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी, आपकी दूसरी आपकी एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स, और थर्डली आपकी रेमिटेंस, तरसीलात ज़र जो हमारे मजदूर भाई ज़्यादातर वो जो बाहर से भेजते हैं। तो ये 3 जरिए उससे अगर पैसा आए तो ठीक है, अगर इनके अलावा आए तो वो ठीक नहीं है। फिर उसका नतीजा आप देख लीजिए, जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई, इसहाक़ डार साहब ने तो सितंबर में वज़ारत ख़जाना संभाली, उससे पहले मिफ्ताह साहब थे। मिफ्ताह साहब के टाइम पे ही अप्रैल में ही इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी कि आपके पास डॉलर्स नहीं थे इंपोर्ट्स करने के लिए। जब आपने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, कुछ के ऊपर आपने ड्यूटीज़ बढ़ा दी, उसका नतीजा क्या निकला कि जो सनतें पाकिस्तान में चल रही थी, जिनके रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्टेड थे, अगर उसने कोई फिनिश प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए जो उसको खाम माल चाहिए वो बाहर से आ रहा है। तो जब बाहर से खाम माल नहीं आया तो फिर आपकी जो फाइनल गुड है वो तैयार नहीं हुई। आपने गाड़ियों की एग्जांपल दी, गाड़ियों में मसला ही यही है कि आपकी डिलीशन का मतलब ये से बाहर बनने थे, आपने पाकिस्तान में बनाने थे। इन्होंने पाकिस्तान में प्लास्टिक तो बना लिया, इंजन और उसका जो गेयर बॉक्स है वो नहीं बना सकते। इवन कि और बहुत सारी जो आपका रिफाइंड जो प्लास्टिक है वो भी अभी बाहर से आता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपकी जो एक गाड़ी वो 1.6 है, जो एक सबसे बड़ा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, वो 85% इम्पोर्टेड है। खरीदते हम लोकल हैं, लेकिन वो 85% इम्पोर्टेड कंपोनेंट उसमें यूज़ होते हैं। तो दीज आर द रीज़न कि जब अब वो इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी। अभी आपने मोबाइल्स की इसमें एग्जाम्पल दी, मोबाइल का भी यही इशू है सेम। उन्होंने वादा किया था कि हम अपनी जो लोकलाइजेशन है वो 2021 में उसको 40% या उसको मुझे अब रेशियो याद नहीं है वहाँ तक ले जाएंगे, वो नहीं लेके जा सके। अच्छा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगी तो फिर उनकी भी जो यहाँ पे असेंबलिंग थी वो मुतासर हुई। मैं पिछले दिनों मुलाकात हुई किसी जगह पे सेक्रेटरी इंडस्ट्री से, तो मैंने उनको कहा कि आप मोबाइल जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, इनको आप खुदा के वास्ते आप गाड़ियों वाली इनको एक इजारादारी ना बनाने दीजिएगा कि पिछले 30-35 साल से ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं वो हर तरह के इंसेंटिव्स ले रही हैं, टैक्स मरात ले रहे हैं, बाकी वो इंसेंटिव्स जो गाड़ियाँ मिलती हैं गाड़ियाँ वो अभी भी इम्पोर्टेड है। क्योंकि अब आपकी प्राइस इसलिए गाड़ियों की बढ़ी यहाँ पे कि उन्होंने अपनी जो पर यूनिट प्राइस रखी हुई है गाड़ी की, कार की, वो उन्होंने डॉलर्स में रखी हुई है या उन्होंने जापानीज करेंसी में रखी हुई है। तो अगर रुपए की कदर में कमी हो रही है उनके लिए तो प्राइस वहीं पे है ना। तो जो मार पड़ रही है वो मुझे और आपको पड़ रही है। अब आपका सवाल हम खड़े किधर हैं? 22 बड़ी सनतें हैं
जिनको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, वो मुख्तलिफ टाइप्स की सनतें, सिर्फ सनत नहीं है। उसमें से 18 ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं। ओके, ठीक है। पॉजिटिव क्या है आपका? वेयरिंग अप्रैल, दूसरा लेदर, तीसरा आपका इसमें फुटबॉल, और एक फर्नीचर ये पॉजिटिव है। ये बस ये 4 चीज़ें। बाकी जितनी भी बड़ी सनतें हैं सारी नेगेटिव में। तो उसका इम्पैक्ट अब ये आ रहा है कि दबा की बेरोज़गारी हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, और उससे ज़्यादा नुकसान जो ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान में कभी सेफ जगह समझी जाती थी वहाँ पे वारदातें हो रही हैं। अब तो इस्लामाबाद में भी आप रेड जोन के अंदर वारदातें हैं। जी, ठीक है। इसमें आप इसको पुलिस की नाअहली कहिए, जो भी कहिए, लेकिन जो इसके पीछे रूट कॉज है वो बेरोजगारी है। अच्छा, एक जो हुकूमत ने ये एक बनाई है अपना स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वगैरह, ये क्या चीज़ है? ये क्या कर रही है? इसमें मिले जुले रुझान है। कुछ लोगों ने तो कहा वाह वाह जबरदस्त, तालियां तालियां सुन लेंगे, और कुछ ने कहा और कुछ ने कहा कि ये कुछ नहीं है। नहीं तो किसको फैसिलिटेट कर रही है बता दें, ठीक है, अब जब होगा तो देख लेंगे। प्रिंस इसको दो तरीकों से देख लेते हैं। मुझे 3 माह पहले इसका पता चला था कि ये चीज़ हो रही है। तो प्राइमरीली वो जो पंजाब के अंदर एक ज़राअत का मंसूबा है ना, सही, ये वही है। अच्छा, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला जिसमें आर्मी जो है वो उसके वो कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि वहाँ पे जो गैर मुल्की सरमायाकारी कुछ ममालिक किया नहीं है। आप वो अब कोर्ट में पिटिशन भी हो चुकी है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर देखो। 13 लाख एकड़ के ऊपर वो करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर, जिसको ये बोलते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छा है। इस काउंसिल देखिए, उसमें 2 चीज़ों को इसको देखने की जरूरत है ना। प्रिंसिपल ये है कि आपका जो इस वक्त निज़ाम है उसमें कोई भी फैसला वक्त पे नहीं होता। ठीक है। उनका जी क्यों नहीं होता? ये फ़लाँ इसके लिए आपको एनओसी चाहिए, फ़लाँ एनओसी चाहिए, फ़लाँ अच्छा किससे चाहिए? उनके सूबे से चाहिए, किससे चाहिए? वफाक से चाहिए, किसी जगह पे कैंटोनमेंट भी है, फौजियों से भी चाहिए। क्या करें? सबको एक जगह पे बिठा दें। सही है। सो ये जो काउंसिल बनी है बेसिकली ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको चेयर करेंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्पेशल इन्विटेशन के जरिए उसमें बैठेंगे, 4-5 वफाकी वुज़रा होंगे और तमाम सूबाई वुज़रा आला होंगे। एक प्रोजेक्ट नीचे से एक जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो रिफाइन करेगी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास भेजेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको ऊपर ले जाएगी, जो एपेक्स बॉडी है जिसको पीएम चेयर करते हैं और आर्मी चीफ उसमें होंगे कि जी ये मसले हैं, ये एक प्रोजेक्ट आया है, इसमें आप इसको फास्ट ट्रैक करना है, इतने वक्त में करना है, इसको करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम है इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि काम होना चाहिए। गल्फ कंट्रीज क्यों ग्रो कर रही हैं? वहाँ पे उनका जो रूलर है वो एक फैसला करता है कि हो जा तो वो हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कहते हैं हो जा तो अच्छा कितने रोकी है। सो ये कॉन्सेप्ट में तो प्रॉब्लम। मसला ये है कि आप जब निज़ाम ख़राब होता है उसको ठीक करने की बजाय उसके एक पैरेलल निज़ाम खड़ा कर देते हैं, वो और ज़्यादा खराबी पैदा करता है। तो इट्स अ पैरेलल सिस्टम। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ठीक है, जो हमारा आम फार्मर वगैरह है उनको नहीं इफेक्ट कर रहा है। नहीं, उसको इन अ वे मेरा नहीं ख्याल उस पे इम्पैक्ट इसका न्यूट्रल, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं है। आइडिया यही है ना कि जो आपकी बैरन जो बंजर आपकी ज़मीन पंजाब के अंदर पड़ी हुई है उसको उसमें करें, ये करें, जॉइंट वेंचर्स करें। लोकल पाकिस्तानी भी कर सकता है और फॉरेनर भी कर सकता है। ठीक है। उसमें 50-50% की शेयर होल्डिंग होगी, 50% पाकिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, 50% जो होगा या फॉरेनर होगा या लोकल होगा। ये इसके पीछे आइडिया है। सही। अच्छा, मैं जो निज़ाम वाली बात आप कर रहे हैं, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार ये इतना फरसूदा निज़ाम हो चुका है कि आपको उसको ओवरहॉल करना के बजाय लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। क्योंकि बहुत सारे निज़ाम ऐसे होते हैं, आप देखते हैं कि भाई एक मिसाल के तौर पर आपके पास एक तालीमी निज़ाम चल रहा है, वो तालीमी निज़ाम हमारा एक गवर्नमेंट का निज़ाम चल रहा है, एक तरफ आपने कहा ये जी कैम्ब्रिज, एक बिल्कुल एक नया निज़ाम आ गया, उसकी अपनी अफादियत थी। तो बजाय इसके कि हम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब क्या हो रहा है, बिल्कुल कि जो पुराना निज़ाम है वो कचरा पैदा कर रहा है। हाँ। और जो आपने वो एक बड़ा क्या नाम आपने मुश्किल सा लिया था, कैम्ब्रिज आपने नाम लिया था ना, अब उसी के बच्चों को 200 या 400 साल के उसी की परवरिश के लिए, उसको ग्रो करवाने के लिए, उसको जॉब्स देने के लिए पूरा निजाम उस पर लग। लेकिन मतलब उस निजाम का कसूर नहीं है। नहीं, निजाम का कैम्ब्रिज का कसूर नहीं है जी। मसला ये है या तो जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है उसको आप डिमोलिश कर दो, उस पर 3-4 बॉम्ब मारे, उसको फारिग कर दो। यस, ठीक है, ये कह रहा हूँ। फिर तो आप नया निजाम खड़ा कर लेना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया था तो स्टार्ट में तो 5-4 साल बड़ा अच्छा चला, गवर्नमेंट चेंज वो रुक गया। आपने 4 साल देखा, पिछले 4 सालों में सीपैक के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। माई पॉइंट इज के प्रिंसिपली तो हम बात ठीक कर रहे हैं, काउंसिल प्रिंसिपल इज ओके, बट क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? सही, ये आपको वक्त बताएगा। अच्छा जी जी जी, मैं एक्चुअली वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की बात करी थी कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट्स बदलती हैं, वो तो चलो फिर एक्सेप्टेबल है कि एक पार्टी थी पहले, उसको अगली की पसंद नहीं आई, उसने बदल दी। हमारे यहाँ तो एक वजीर ख़जाना से दूसरे वजीर ख़जाना तक का भी जो सफ़र है उसमें भी पिछला जो करके गया है अगला उसको कहता है डस्टबिन में डालो और अगला अपनी कुछ लेके आता है।
और डस्टबिन भी नया लेकर आता है अपना, मतलब उसका तो डस्टबिन भी सही नहीं, वो भी इम्पोर्टेड वाला। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये इस प्रॉब्लम से फिर किस तरह निकलना है अगर हमारी ये सारा निज़ाम जो है वो ऐसा? देखिए, जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि किसी भी चीज़ के ख़राब होने की रियलाइजेशन होनी चाहिए। वो रियलाइजेशन अभी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। एडहॉक जो काम होता है वो वक्ती तौर पे तो आपको रिलीफ दे देता है, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता। माई अंडरस्टैंडिंग इज़, विच आई मे बी रॉन्ग, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ अभी किसी भी जगह पे कोई रियलाइजेशन नहीं है। जो फर्स्ट आपकी जो प्रायर कंडीशन है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना लाने का भी ख्याल है और ना ही लाना भी ये चाहते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अब एक और जो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो गई है, जो पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को फीड करती थी, उसे बढ़ती थी। अब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है दैट हैज़ बिकम अ रीज़न फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो वो आप कैश 22 सिचुएशन में चले गए दोनों तरफ से। और इस कैश 22 में अब हमारे पास जो हमने कहा है कि जी अब हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमारे दोस्त ममालिक हम पर सरमायाकारी करेंगे और ये सब होगा, तो ये कुछ है या बरतानिया से हेल्प वेल्प का चक्कर भी कुछ है? बरतानिया ने क्या आपको पैसे देने, वेस्ट के पास पैसा नहीं है, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। अमेरिका के तो अपने हालात खराब, डेट सीलिंग तक अमेरिकन जो है वो आपको पैसे डायरेक्ट नहीं देते, थोड़ी बहुत ग्रांट्स दे देते हैं और बाकी आपको वर्ल्ड बैंक ADB, नॉट ADB, वर्ल्ड बैंक और IMF से कुछ आपको फैसिलिटेट कर देते थे, नहीं कर रहे आप। पैसा एशिया के अंदर है, पैसा आपको गल्फ के अंदर मिलेगा, उसके लिए आपको निज़ाम को ठीक करना है। ये जो काउंसिल है, मैं जैसे बोला कि प्रिंसिपली काम ठीक है। अब अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, नहीं ये काउंसिल तो वो भी थी ECC, नहीं वो कमेटी थी, कैबिनेट की कमेटी, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो जो काबीना के जो काम है उसके लिए ये स्पेशल। अभी अगर एक फॉरेन एक इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा तो वो क्या करता है, उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो यहाँ पे एक बना हुआ है, वो उसके पास आता है जी कि मैंने यहाँ पहले तो वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उसके 100 मसले मसाइल हैं। तो आज से चंद साल पहले बेतहाशा पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च किया गया कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एज ए वन विंडो ऑपरेशन बनाया जाएगा। आप गैर मुल्की सरमायाकार, अब लगते भी गल्फ के हो, आप आते हो, आप आके आप शेख हो, आप पैसे लेके आते हो। मैं कहता हूँ ये वन विंडो है, यहाँ पे आपके सारे मसाइल का हल हो जाएगा। अब होता क्या है, अब उस शेख के जो कंपनी बना रहे हो उसमें हो सकता है कोई गोरा भी हो सकता है कोई और, उसके अदर देन शेख कोई और भी हो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हम कहते हैं नहीं, ये बोर्ड के ऊपर है। तो हम एक काम करते हैं, वजारत दाखिला को इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए सर्टिफिकेट भेज दें, वहाँ से हमें NOC चाहिए। अब वहाँ पे इनकी फाइल चली जाती है, अटक गई, वो चली गई पास, वो चली गई IB के पास, वो चली गई स्पेशल ब्रांच के पास, वहाँ से NOC नहीं आता। वो शेख साहब कहते भाई ये संभालो अपना मुल्क में, अल्लाह हाफिज। तो आइडिया ये जो काउंसिल का आइडिया यही है कि तमाम जो काम है अगर कहीं पे रुकते हैं तो ये लोग सारे वहाँ पे बैठे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, एपेक्स कमेटी में, तो ये सॉल्व कर देंगे। तो होगा या नहीं होगा, टाइम मिलता है इंशाल्लाह। और आपका फाइनल वर्ड वो 20 और 22 इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है? ये देखिए काया पलटेगी, कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे या अभी कुछ अरसा अभी इन साल 1.5 साल जब तक आपके पास सस्टेनेबल वाफर मकदार में डॉलर्स नहीं आ जाते, ये मसाइल रहेंगे क्योंकि आप इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे ना, नंबर 1। नंबर 2, शरह सूद को लेकर आएगी 10-12% के ऊपर। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक अपनी रिसर्च की किताब में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की क्या वजूहत है। उन्होंने 4 वजूहत आइडेंटिफाई की हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 53% महंगाई पाकिस्तान में इसलिए बढ़ी कि रुपए की कदर में कमी हुई। ठीक है। 27% महंगाई उसके अलावा जो इसलिए बढ़ी कि जो आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आपने कदगनें लगाई, फिर आपके मुल्क में सैलाब आया तो ये 80% हो गया। 11% इसलिए बढ़ी कि आपने खुद हुकूमत ने बिजली गैस की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, पीछे बचा 9%। उनका जो 9% महंगाई बढ़ी वो बड़ी मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से, जो मार्केट के अंदर करेंसी फैली तो उसको 9% को रोकने के लिए शरह सूद है इस वक्त 21%। वो तो काम नहीं कर रही ना, तो 91% तो कहीं और से हो रहा है। तो इसलिए शरह सूद को वापस लेके आइए 10 से 12% असल जो बाकी रुपए को स्टेबल कीजिए तो फिर हालात बेहतर होना शुरू होंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, वक्त दिया आपने। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं अपनी सेहत की। और तिक्के हम बड़े शौक़ से खाते हैं, गोश्त वाली चीज़ें हम बड़े शौक़ से खाते हैं। उसके बाद होता ये है कि कुछ लोगों में नेचुरली, कुछ लोगों में जेनेटिकली और कुछ लोगों में अपने सिचुएशन के हिसाब से आर्टरीज जो हैं, यानी कि जो खून की रगें हैं जिससे खून को गुजरना चाहिए बड़े आराम से, वो क्लॉग हो जाती हैं, यानी कि उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, कचरा फंस जाता है, जैसे कार्बोरेटर में कचरा आ गया, आसान अल्फाज में। ये
तो हमारा जो कार्बोरेटर है, व्लॉग ये वो बता रही है, कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, वो उस कार्बोरेटर के कचरे को किस तरह से साफ करना है, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, 16 ग़िज़ाएं ऐसी हैं या जितनी भी ग़िज़ाएं ऐसी हैं। हमने एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल पढ़ा, अवैस मियाँ ने शेयर किया और हमने कहा भाई उस पर अब बात करनी ज़रूरी है। गोश्त खाने के बाद अब जो है ज़रा सिलसिला सेहत की तरफ ब्लॉगिंग की तरफ भी जाए। डॉक्टर नौजीन अब्बास हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अब हमें अंदर तो नहीं पता कि क्या हाल है, कि क्या हालात हैं, लेकिन हुआ ये था कि एक मरतबा मैंने अपना वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराया था तो उसने कहा ऊपर है। मेरे से भी शेयर हुआ था, याद है? हाँ, और मैं बड़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है। लेकिन इनकी डाइट में गोश्त का अच्छा खासा जो मार्जिन है वो है, बिल्कुल है, गोश्त ही होता है और होना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल तो इससे हमें एक चीज ये पता चली कि जरूरी नहीं है कि आप पे फैट नजर आ रहा हो तो ये आपके अंदर के मामला वो। एंड वन थिंग वो शिफा, इसमें जेनेटिक भी होता है। सो जो लीन लोग हैं, जैसे अवैस लीन है, ही डजंट हैव एनी एक्स्ट्रा फैट, राइट, और इनकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड हमें नजर आई है, तो दिस मींस ही हैज अ जेनेटिक, सो ही हैज टू बी मोर केयरफुल कि आपकी फैमिली की साइड से आपके अंदर ऐसी चीज चेंजेस हैं जो कि आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। इधर आप अपनी डाइट को बहुत ही वो रखें, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अब ये जो आपके खून की नालियां हो जाती है ब्लॉक, सीधे दिल को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये ब्लॉकेज होती है, ये हम सब जानते हैं, तेल वगैरह ये वो इस तरह की जो भी चीजें उससे हो गई, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खाने से ये ब्लॉकेज खुल सकती है? अच्छा, इसका एक डिस्क्लेमर तो ये होगा, लोग ये ना समझे कि ये ट्रीटमेंट है, ये नहीं है। अगर आपका ब्लॉकेज है, डेफिनेटली उसको इमीडिएटली हमने रिलीव करना है, ठीक है। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि इन द यंगर जनरेशन हम ये बात करें कि आगे चल के आपकी ब्लॉकेज ना डेवलप, प्रिवेंशन वाली प्रिवेंशन, यस, प्रिवेंशन पे हम बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ब्लॉकेज है, गेट इट ट्रीटेड, डाइट टेक्स टाइम टू शो इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमेशा मैं कहती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्ब्स यूज करें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। जब वो फाइबर ज्यादा होगा तो वो आपकी ऑयल ये जो एक्स्ट्रा वो है ना ऑयल, उसको डिपोजिशन नहीं होने देता आपके चर्बी की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खाने में क्यों नहीं होने देता, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है। अगर रिफाइंड कार्ब की हम बात करते हैं, सफ़ेद आटा है, सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद चावल है, वो रिफाइंड कार्ब्स हैं, वो आपको इतना हेल्प आउट नहीं करेंगे। चक्की का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, इससे होल भी डला होता है, सारी चीज़ें। फ्लैक्स सीड्स जिसमें ओमेगा 3 है, वो भी आपकी ब्रेड में आजकल शामिल हो जाता है, आटे में भी शामिल हो जाता है, उसका पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप उसी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गोश्त की, जैसे आपने बात की, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है फिश, सामन फिश है, ठीक है, यानी कि बड़ी महंगी भी होती है, बड़ी महंगी भी है, ठीक है। लेकिन अब मामला है एग्जैक्टली जब दिल का मामला होता है तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ ख्याल करना पड़ता है। दिल के मामलात में तो बड़ा खर्चा होता है। एग्जैक्ट, फैटी फिश भी हम उसको कहते हैं। फैटी फिश और भी फॉर्म्स होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको देखी उसके अंदर ओमेगा 3 है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा इस गैर जरूरी चर्बी की डिपोजिशन से, वो प्रॉपरली बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन मैडम। जी जी, मैं बताइए। ओमेगा 3 तो अंडों में भी होता है? बिल्कुल होता है। तो अंडे भी क्या इस ग़िज़ा में शामिल है? पिछले 2 साल से चेंज हो गई ये थ्योरी। आपको कहा जाता है अंडे खाइए, जो अंडे रोके हुए थे हमने, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ यू कैन हैव एग्स, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी हम 4 से 5 दफा अंडा दे देते हैं, अनटिल और अनलेस उनकी कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि उनका गुर्दा किडनीज का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। तो अंडा आप ले सकते हैं, इट्स द नेचुरल सोर्स ऑफ ओमेगा 3। बायोटिन, बालों का हल्का होना, गिरना, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये अंडे से आपको मिल सकता है, और इससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, मतलब कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं, दिन में एक अंडा आप अफोर्ड कर सकते हैं, तमीज से। एग्जैक्टली, अंडे पराए होते हैं लेकिन जेब अपनी है। 2 अंडों का ऑमलेट या जो भी 35 रुपए का मिलता है, तो आप ख्याल करके ही खाना है, कहाँ 8 आने का अंडा होता था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम जो है हाई फाइबर डाइट में आपके पास गोभी आ जाती है, बंद गोभी आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, पालक आ जाता है, ये वो हरी सब्जियां, ये वो सब्जियां हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा है, और ये आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, उसी में हम बात कर लेते हैं एवोकाडो। इट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, बोथ लोग दोनों तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा महंगा है, बट येट अगर यू आर केयरफुल, आप हफ्ते में कर सकते हैं, तो वाई नॉट। वरना मैंने आपको गोभी, बंद गोभी, इन सारी चीज़ों की एग्जाम्पल तो दे दी, साग है, एग्जैक्टली। इसके अलावा आपके पास क्या आता है, आपके पास बेरीज हैं, जिसमें चेरीज हैं, चेरीज के डब्बे आजकल तो स्ट्रॉबेरीज हमारे यहाँ वाफिर मिकदार में अवेलेबल हैं। ब्लैकबेरीज थोड़ी सी महंगी है, लेकिन येट अगेन नाम इसलिए ले रही हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो वाई नॉट, बट चेरीज और स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल आप ज़रूर करें।
और उसमें प्लीज काइंडली कुछ मीठा मत ऐड करें, ना क्रीम ऐड करें, ना वो आप उसको फिर हाँ दही एग्जैक्टली प्रोबायोटिक्स का सोर्स है, सो बड़ा वो उसका कॉम्बिनेशन में इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं? बेरीज में दही वही डाल, क्यों नहीं डाल सकते? स्मूदी से तो बनती है, दूध दही और स्ट्रॉबेरी डालें, और अगर आप चेरीज थोड़ी खट्टी होती हैं तो आप उसमें कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, बट लेकिन लोग चेरीज दलिया में डालते हैं। बिल्कुल दलिया में नट्स के साथ, वॉलनट्स के साथ। वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वॉलनट्स की वो अपने ऊपर सारा अप्लाई करना है। अच्छा, वॉलनट्स वैसे यस, लेकिन अगेन आपने इत्तेदाल में इस्तेमाल करना है। आपने मुट्ठी भर दिन में रेकमेंडेड है, पर मुट्ठी आपने यूं भरनी और यूं करके नहीं भरनी। अच्छा, यूं भी तो मुट्ठी भरी जा सकती है। गर्मियों में भी यस, यू कैन हैव इट 3 to 4 pieces, यू कैन हैव ऑल। यस, वो इवन विंटर्स में भी जो हम करते हैं ना, वी हैव अ बोल फुल ऑफ ड्राई फ्रूट और हम खाए जाए, वो आपके लिए नुकसान। वो अच्छा, वो वाकई नुकसान है सर्दियों में। वो तो लोगों ने, खानदानों ने पूरा टब्बर बैठता है, पूरा ट्रे होता है। एग्जैक्टली, वो देखो इत्तेदाल में लेना इज डिफरेंट। और कभी किसी अमीर शख्स के घर जाता हूँ ना मैं, तो वो उधर उसने वो सजाए वो फिर ज्यादा ले लेता हूँ मैं, ये होता है। लेकिन वो भी देखिए वो से खास रखे होते हैं, पोर्शन में कम रखे होते हैं, जब आप बेशर्मी से खाते हैं। और ये मूंगफलियों के साथ तो जो हम करते हैं, बिल्कुल वो तो देखने से मैं तो उधर किसी के घर पे जाओ तो मूंगफली तो देखता ही नहीं हूँ ना, मैं देखता हूँ कि काजू वाजू कोई वाला, उस पोर्शन पे मैं जरा ज्यादा तवज्जो दे देता हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों के तरीके कर सकते हैं। अवॉइड आपने क्या करना है, बड़ा गोश्त हम जनरली रेकमेंड नहीं करते। बड़ा गोश्त से मेरी मुराद है गाय का गोश्त है, ठीक है, बीफ है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, रेड मीट है, यूरिक एसिड लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं, तो आपने ध्यान से उसको लेना है। उसके साथ जो नुकसानदेह है वो मटन है। मटन आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा दें, अगेन वो रेड मीट में आता है, तो आपने ध्यान से लेना है। अपनी मेडिकल प्रोफाइल, यूरिक एसिड है। अच्छा, और ये क्योंकि हमने बात तो सारी कर ली क्लॉग्ड आर्टरीज या वो आर्टरीज जिनमें डिपॉजिट हो रहा है फैट, ये हमें कैसे पता चलेगा जो अपेरेंटली बिल्कुल ही नॉर्मल एक किस्म का आदमी है, पतला भी है, दुबला है, और उसने कोई टेस्ट भी नहीं कराए हुए, तो हमारी बॉडी क्या कोई सिम्टम बताती है, हमें कुछ बताएगी कि शायद मेरे दिल का कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं है? इसमें जनरली जब क्लॉग्ड आर्टरीज होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है, आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, समटाइम्स बीपी भी फ्लक्चुएट नहीं करता, इसीलिए कहते हैं आफ्टर 30, अब 35, पहले 40 कहते थे, गो गेट योर पीरियोडिक टेस्ट डन, जिसमें आपकी लिपिड प्रोफाइल जब फास्टिंग में होगी तो अगर आपको लगता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, ये LDL HDL रेशियो, VLDL रेशियो जो है वो ऑल्टर हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई नहीं है। एक आप जो है एंजियोग्राफी करा सकते हैं, या अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू, जैसे मैंने अवैस का मेंशन किया, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो उसमें आप चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। आई कीप ऑन मेंशनिंग अगेन एज वी सी द डायबिटिक, एवरी 4th person इन पाकिस्तान इज डायबिटिक, राइट, और ये यंग एज डायबिटीज़ आ चुकी है, वो भी टाइप 2, तो हाइपरटेंशन और ये सारी चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल, ये भी यंग एज की तरफ आता जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर सेल्फ एक्टिव, फिजिकली एक्टिव आपने ज़रूर रहना है, पानी का इनटेक आपने ज़रूर करना है, फिजी ड्रिंक्स, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और वो लेकिन बस ये होता है कि पानी फिर जाता नहीं है अंदर, आर्टरीज के अंदर वो ब्लॉकेज होती है ना। हाँ, नहीं वो देखो ब्लॉकेज तो वंस द ब्लॉकेज इज देयर देन वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, वी नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे लगता है यार मेरी फैमिली में ऐसा, माय पेरेंट्स आर बोथ हाइपरटेंसिव, तो मैं डायबिटिक है, तो मैं आगे इन द लॉन्गर रन आई एम प्रीडिस्पोज, तो मैं ख्याल रखूंगा। एग्जैक्टली, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि नौशीन अब्बास साहिबा जो हैं वो हमें बता रही थी कि कौन सी ऐसी तरीके हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिससे हम क्लॉग्ड आर्टरीज यानी कि ब्लॉक्ड आर्टरीज जो हैं उनके लिए हम पहले से, वक्त आने से पहले से इकदामात उठा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये किसी वाइज बंदे ने कहा है और बड़ा सही कहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।